चलिए जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एग्जाम्पशन बताई थी क्या क्या एक्सक्लूड है। नंबर 1 सप्लाई एग्जाम्प्ट जो होगी कौन सी, इंटरेस्ट वाली, वो एग्जाम्प्ट है। दूसरा आप कोई भी उससे पहले जो सप्लाई कर चुकी है वो एग्जाम्प्ट है। एग्जांपल आपने शायद पढ़ लिया था, जल्दी देखिए, कोई डाउट है बताइए। मीनिंग आज आपने पढ़ना है, मेन एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है, बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेक भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। नंबर 1, एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल, किस किस का टोटल होगा। नंबर 1, टैक्सेबल सप्लाई, हाँ जी सर, जो सामान हम टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं। नंबर 2, जो आप एग्जाम सप्लाईज कर रही हैं उसका भी टोटल किया जाएगा, अदर देन कुछ एग्जाम ऐसी थी जिसको हम टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे। कौन सा, नीचे लिखा हुआ है, दोबारा दिखा दूंगा, ये रहा बी पॉइंट, पढ़ लीजिए इसको आप। एग्जाम अगर एग्जाम बी है तब भी ये टर्नओवर पार्ट नहीं बनेगा। क्या पॉइंट है, अगर आप सप्लाई करती हैं सर्विस बाय वे ऑफ क्या, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांस, जिसके बदले में आप क्या कमाती हैं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये आज भी आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, वो एग्जाम्प्ट है, मतलब 15 लाख के प्रोडक्ट बेचे तो 15 लाख इज आल्सो काउंट फॉर द 1.5 करोड़ लिमिट के लिए 15 लाख भी काउंट किया जाएगा। लोगों को ये था कि शायद एग्जाम तो माफ करना चाहिए आपको जिस पर टैक्स ही नहीं, टर्नओवर इज अ टर्नओवर, चाहे वो टैक्सेबल है चाहे वो एग्जाम। हाँ, एक चीज छोड़ दी, क्या, लोन्स डिपॉजिट। ओके। नंबर 3, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगी वो भी आपकी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। नंबर 4, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगी, इंटरस्टेट, वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगा। 4 पर्सन हैविंग द, क्या था जल्दी बोलेगा, सेम पैन नंबर, कंप्यूटेड ऑन क्या, ऑन इंडिया बेसिस। एक्सक्लूड क्या नहीं जोड़ेंगे, कॉमन सेंस, कोई भी टैक्स पार्ट नहीं बनेगा। अब बिल के अंदर कॉमन सेंस है, 15 लाख का सामान दिया, 5% टैक्स लग गया, 1575 हो गया, तो टर्नओवर इज 15 लाख, नॉट द 1575। तो टैक्सेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ टर्नओवर, बेसिक डाउट बच्चेगा। नंबर 2, ये पॉइंट समझाइए, बहुत सही पॉइंट है, बताइए ध्यान से, बहुत सही पॉइंट है। बी तो मैंने बोल दिया, ए बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट, अगर आपको कैच करे तो बताना। द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, वर्ड यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई है, एक्चुअली वर्ड यहाँ पे मीनिंग सेल से है, यहाँ पे मीनिंग, हाँ जी, सामान दिया, रिवर्स चार्ज भी, ये पॉइंट था रियो, हाँ वही ठीक है, मैं वही डाउट पूछ रही है। हाँ, यही पॉइंट है कि जैसे कंपोजिशन डीलर है, आपने सामान बेचा, आप तो टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। हाँ, सामने वाला पर्सन कौन है, रजिस्टर्ड, वो आपके पास आ सकता है सामान लेने के लिए, आप तो कॉस्ट का पार्ट बना के देंगी, घबराइए नहीं, आप कॉस्ट का पार्ट बना के दीजिए, वो जाके रिवर्सल बेसिस पे क्या लेगा, क्रेडिट लेगा, बिकॉज रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स देगा, रजिस्टर्ड पर्सन। तो वही बात करी है, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, जिस पे टैक्स कौन दे रहा है, जल्दी बोलो, रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ऑन किस पे, रिवर्स चार्ज। ये सप्लाई भी आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं, जो कि सामान आपने बेचा, जबकि सामान आपने बेचा, पर ये टर्नओवर का पार्ट आपका नहीं बनेगा। दो चीजें याद कर लो उल्टा, 2 पॉइंट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। नंबर 1 टैक्सेस, नंबर 2 कोई भी लोन डिपॉजिट जिस पे आप इंटरेस्ट कमाती हैं, एंड नंबर 3 जिस पे रिवर्स चार्ज पे किसने टैक्स दिया, रजिस्टर्ड पर्सन। ये पार्ट नहीं बनेगा। क्या पार्ट बनेगा, नॉर्मल टर्नओवर, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, अपना एक्सपोर्ट और इंटरेस्ट। ये पेपर में लिख के आना है। तो बच्चा क्या कहता है, इसको जर्नल लॉ की तरह पढ़ लेता है, खुला लिखा होता है, सॉरी सप्लाई का टैक्सेबल है, माइनस एग्जाम टैक्सेस नहीं होगा। यार प्रॉपर लिखिए, एक्सक्लूड, फिर एक्सक्लूड जो बनाया गया है, पूरे नंबर आएंगे, इसके 5 नंबर क्वेश्चन आया था, इतना सा, जस्ट ये लिख के आना था बस, डिट्टो सेम, और 5 नंबर का। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर, और कुछ नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है। आगे ये मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो सिंपल है, मींस वो रजिस्टर अंडर कौन से सेक्शन में, सेक्शन 25, अभी आपने नहीं पढ़ा, जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगी उसमें आपको पता चलेगा रजिस्टर्ड पर्सन क्या चीज है। बट डज नॉट इंक्लूड, वो पर्सन नहीं आएगा जिसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो नहीं कवर करेंगे। रेलेवेंट रूल्स ध्यान से पढ़ेगा, थोड़ी थ्योरी चलने वाली। नंबर 1 क्या है, जल्दी बोलो, इंटीमेशन फॉर, पढ़ना है मुझे, intimation for composition levy. Person granted registration on a provisional basis to file intimation. नॉट रेलेवेंट नाउ, अब वो रेलेवेंट नहीं है। पहले क्या होता था, इंटीमेशन देनी पड़ती थी कि हम किस पे टैक्स पे कर रहे हैं, कंपोजिशन नंबर पे, प्रोविजनल बेसिस पे। नंबर 2 पढ़िए क्या है, intimation in case of new registration. पढ़िएगा जी, Any person, आप इधर ही आ जाओ, यहाँ जी पढ़िए। एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन, ध्यान से सुनना, बड़ा प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बड़ा मजा आने वाला है, सिंपल सा प्रोसेस है, फटाफट खत्म करिए। चैप्टर पहले से कहीं ज्यादा कम कर दिया, मुझे डाउन था कि शायद चैप्टर ज्यादा पड़ा, अब मैं देखा आगे पेज टर्न करके जस्ट 2 पेज रह गया, और सिर्फ प्रोसीजर वर्क और कुछ भी नहीं है। मुझे ये था कि शायद पहले ये चैप्टर कम से कम 10-12 पेज का, अब पता नहीं कुछ चीजें काट दी, कुछ चीजें अमेंड कर दी, तो आपके लिए फायदा हो गया, बड़ा छोटा सा। पहला क्या पढ़ा, लिमिट पढ़ी, गुड्स की, सर्विस की, एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा, कुछ पॉइंट्स पढ़े, प्रोसीजर अब पढ़ रही है पहली बार आप, क्या पढ़िए क्या है, इन केस हो पढ़िए। मे गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, पहले तो फिर वही बात, ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है। इन फॉर्म कौन सा, थोड़ा फॉर्म्स प्रोसेस चलेंगे, फॉर्म कौन सा है, पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01, थोड़ा याद हो पाए तो अच्छी बात है, वरना रिपीट होगा इन चैप्टर रजिस्ट्रेशन। REG मतलब रजिस्ट्रेशन, फॉर्म रजिस्ट्रेशन 01 में, उसके पार्ट बी में आप अप्लाई करेंगी अगर चाहती हैं, कौन सा नंबर,
कंपोजिशन। आगे पढ़िए, विच शैल बी कंसीडर्ड एज एन, वो क्या मान लिया जाएगा थोड़ा लॉ की लैंग्वेज में, ये वो जस्ट आपकी तरफ से क्या मान लिया जाएगा, इंटीमेशन, कि आप मुझे बता रही हैं क्या, टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन, के साथ मैं टैक्स पे करना चाहती हूँ किसके अंडर, कंपोजिशन के अंडर। आगे, सच इंटीमेशन शैल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ क्या, रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट। हम भी तो कुछ बताएंगे, आपने तो मुझे मैसेज भेज दिया रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म में, जैसे मैं फॉर्म भर रहा था कि मैंने अपना भेज दिया कि मैं कंपोजिशन देना चाहता हूँ, हम भी तो बताएं कि तुझे अलाउड है भी या कि नहीं, जब तुझे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आगे बढ़िए, एंड इज ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द अंडर, कब से इफेक्टिव हो जाएगा, कब से, फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव, जिस दिन से हम बताएंगे। ये नहीं कि आज आपने अप्लाई कर दिया, मुझे लग गया 15 दिन, मान लीजिए प्रोसेस है, मैंने 15 दिन बाद कहा कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, आपने जो 15 दिन सेल करी, अब उसका क्या प्रोसेस होगा वो बात करी जाएगी। फ्रॉम इफेक्टिव डेट, डेट बताई जाएगी उस दिन के बाद से यू आर लायबल फॉर कंपोजिशन डीलर। नंबर 2 पढ़िएगा, इंटीमेशन, इंटीमेशन इन केस ऑफ शिफ्ट फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन टैक्स, ध्यान से पढ़ेगा, इंटीमेशन इन केस ऑफ शिफ्ट फ्रॉम, कहां से, रेगुलर से कहां, कंपोजिशन। आप पहले बड़े बंदे थे, नॉर्मल स्कीम चलती थी, क्रेडिट भी लेते थे, सब आपके पास पड़ा होगा, पता नहीं आपके मन में क्या आया कि छोड़ यार अब कंपोजिशन चलते, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा भाई साहब, जो क्रेडिट पड़ा उसका हिसाब कौन देगा मुझे। आइए पढ़िए क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन फॉर्म, नंबर पढ़िए, चेंज हो गया फॉर्म, जीएसटी सीएमपी क्या है, कंपोजिशन का फॉर्म है, जहां पे भी कभी सीएमपी सुनने को मिल जाए कंपोजिशन का फॉर्म है। पढ़िएगा 02 ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड थ्रू ईवीसी, नाम सुना है, ओटीपी, इलेक्ट्रिफिकेशन वेरिफिकेशन कोड। आजकल आप तो आपकी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाता है, आप कोई मेल पे जाते हैं तो आपसे आईडी भी जाते हैं, साइट पे जाते हैं तो मोबाइल नंबर फिर ओटीपी आता है, या आपने ऐप पे भी देखा होगा, ऐप लॉगिन करते हैं तो ओटीपी आता है, वो इसलिए होता है कि वेरीफाई करने के लिए क्या ये सही मोबाइल नंबर है, ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। आगे, ऑन द कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली थ्रू द फैसिलिटेशन सेंटर, का भी नाम सुना है आपने, ये जीएसटी सुविधा केंद्र, कभी नहीं सुना, सुना होना चाहिए। जैसे सरकार ने अपने भी जीएसटी सुविधा केंद्र खोले हुए हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप सीईओ के आप भी अप्लाई करेंगे, अब ये हम खुद भरेंगे, सिंपल, वहां पे फीस थोड़ी सस्ती है, ठीक है ना, बट है कि वहां पे आप ओपनली बात नहीं कर सकते, आपकी चोरी छिपी वाली बात कैसी करेंगे, अब यहाँ तो सीएसएम ओपनली बात करते हैं, सर सिंपल सी बात है, इतनी सेल है, अपने इतना टैक्स देना है, बचाओ कैसे बचाएंगे, वहां थोड़ा बताएंगे, वहां तो सरकार के ही बंदे हैं वो। जैसे आपने नाम सुना होगा टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, जो इनकम टैक्स में साइट पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वहां जाइए कि मुझे रिटर्न भरनी नहीं आती, अब उनके पास वो बीकॉम पास आउट लोग हैं, वो एक पेपर पास करके टीआरपीस बन जाते हैं गवर्नमेंट के, तो वहां बैठे हैं वो रिटर्न भर रहे हैं, पर वहां थोड़ा बताएंगे उनको कि थोड़ा जोड़ मेल करने हमने, तो वहां वो सीधी रिटर्न सही भरेंगे, गलत नहीं भरेंगे। सो दैट्स व्हाई प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द ऑप्शन टू पे टैक्स, आपको मुझसे पहले बताना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, एक्चुअली द फर्स्ट अप्रैल। आप बताइए क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, ही शैल आल्सो फर्निश स्टेटमेंट, कौन सा जल्दी बोलो, जीएसटी फॉर्म, नाम पढ़ी के लिखा हुआ है आईटीसी, क्यों, अब सर आप नॉर्मल से कहां जा रही हैं, जल्दी बोलो, कंपोजिशन में, तो आईटीसी का क्या हिसाब है भाई, बताइए मुझे, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ कितना, अंडरलाइन करो, ये चीजें पूछी जाती हैं, अगर आप जाएंगी तो पूछेगा आपसे 1 मकर में सीधा ही आईटीसी कितने दिनों में सबमिट करना है, रिपोर्ट रिटर्न 60 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट क्या फाइनेंशियल ईयर से, एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन एनी स्टेट और यूटी, पता नहीं आप कहां स्टेट की, अब मान लीजिए 3-4 स्टेट में मिक्स तो होगा नहीं कि 2 स्टेट में कंपोजिशन है, 1 स्टेट में नॉर्मल है ना, तो सर वो या तो सारे नॉर्मल होंगे या सारे कंपोजिशन होंगे। पढ़िएगा, शैल बी डीम्ड टू एन इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, बड़ा अच्छा पॉइंट का मीनिंग चाहिए, डीम्ड टू बी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड ऑन द सेम पैन नंबर, मतलब बताइए, हाँ तो सबका भी बता दिया, अब मैं दिल्ली बैठा था, दिल्ली का बता दिया मैंने, मैं कहा दिल्ली वाला तो कंपोजिशन है, मैं कहा आपके पैन नंबर के साथ 4 नंबर और चल रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, यूपी में, मैं क्या मतलब ये हम मान के चलेंगे वो भी डीम्ड क्या हो गए कंपोजिशन, कल को जी मैं वहां क्रेडिट ले रहा हूँ, फंस जाएंगे आप, फॉल्स क्रेडिट का केस आपके ऊपर आ जाएगा, पेनल्टी और इंटरेस्ट अलग से दिया जाएगा, तो ये बेसिक डाउट है छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इफेक्टिव डेट क्या होगी कंपोजिशन लेवी की, रूल पड़ेगा, the intimation to output composition levy shall be considered only after grant of kya registration to the applicant. Further, this option to pay tax under composition levy shall be effective from the effective date of kya registration as specified below. ये बना दे रूल आपके, जल्दी बोलिएगा, विद इन क्या, जल्दी बोलिएगा, 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इज बिकमिंग लायबल टू क्या रजिस्ट्रेशन। पहले तो आप लायबल तो बनिए, मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा था, अप्रैल स्टार्ट हुआ, नॉर्मल दुकानदारी, अप्रैल छोड़िए आज ही लगी, आज ही दुकानदारी खोली, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, अभी तक 16-17 लाख रुपए का काम हो गया, अगर सर्विस है तो 20 लाख की लिमिट है फॉर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, ये नंबर वहां पे भी रिपीट होगा सारा लॉ डिटो सेम। अगर गुड्स में काम कर रहा हूं तो 2 लिमिट्स हैं, 20 और 40, 20 कुछ अदर स्टेट्स में, 40 कुछ अदर में, मान लीजिए पंजाब में हूं तो 40 होगा, सिंपल पंजाब हरियाणा 40 में आता है, तो मेरा मान लीजिए अभी तक जुलाई आज स्टार्ट किया, करते 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 नवंबर में
मान लीजिए 5-6 महीने में इतना तगड़ा बिजनेस हो गया, 36-37 लाख की क्या हो गई, सेल हो गई। तो मुझे दिख रहा है भाई 37 लाख की सेल तो होएगी, नवंबर अभी तो, अभी कितने मंथ पेंडिंग पड़े हैं, 4 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं 3 लाख की तो मन करे शायद अभी ना हो जाए, तो मैं लाइबल तो हूँ, नंबर नहीं लिया, लाइबल हूँ नंबर लेने के लिए। या 38 हो गई, 39 हो गई, मुझे दिख रहा है, सरकार कहेगी तुझे क्या पता, सपना नहीं आ रहा था, 38 लाख पे तू आ गया, तुझे पता नहीं कि हाँ भी ये होने वाला है। मैं क्या, हाँ लगता था। फिर आप अप्लाई कीजिए, आप पढ़िए क्या, कितने दिन, विद इन क्या, 30 डेज फ्रॉम द पर्सन बिकमिंग लाइबल। मुझे लगा कि आज मैं लाइबल हूँ नंबर लेने के लिए, 30 दिन विद इन आप क्या करिए, अप्लाई करिए। द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम लाइबल, वही आपकी डेट क्या मानी जाएगी, रजिस्ट्रेशन। वैसे अगर आपको लगा 15 नवंबर को लगा कि नाउ आई एम लाइबल फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन, या 39 लाख 30 या 40 लाख से ये नजदीक आ गया, कई लोग कहते हैं नहीं मैं पूरा वेट करूंगा, अभी 37 लाख है, वेट कर लो सर। अगला ऑर्डर आ गया सीधे 5 लाख का, अब वेट करोगे, 37 + 5, उसको डिलीवर करने से पहले बात करनी पड़ेगी उनसे, इसे 37 + 5 कितने हो गए, 42, मैं 40 लाख क्रॉस कर गया, मुझे क्या चाहिए, नंबर। आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन 01 में, सरकार पूछेगी कौन सा नंबर चाहिए, मैं कहा कौन सा, क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है कॉम्पोजिशन या नॉर्मल, फिर आप उसको बताएंगे। तो वो बात कर रहे हैं किस दिन, फिर बात हुई तो ये तो बोल काम आगे निकल गया, ऑर्डर आएगा, फिर मैं अप्लाई करूंगा, फिर वो नंबर देंगे। पॉइंट इज दैट इफेक्टिव किस डेट से होगा, जिस दिन आप लाइबल बन गई थी, विद इन 30 डेज में। आगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 दिन जाएंगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इज बिकमिंग लाइबल से द डेट ऑफ क्या, फिर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। फिर अगर पहले जाएंगी तो बेनिफिट दे दूंगा बैक डेट का, अदरवाइज जिस दिन लाइबल हो गई उस दिन जाएंगी, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो डेट लिखी आ जाएगी उस दिन से आप क्या है, लाइबल। नेक्स्ट पढ़िएगा, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस है कुछ आपके ऊपर, क्या मुझे तो कुछ दिखी लग रही है, और आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ वर्ड्स तो जो मैं आपको कल बता रहा था, आपको बोर्ड पे क्या लिखना पड़ेगा, बिल बुक पे क्या लिखना पड़ेगा, सब लिखा पड़ा है, ध्यान से पढ़िए। नंबर 1, ही इज नीदर सीटीपी और एनआर, ये तो कभी नहीं होने चाहिए, इनको तो हम कंपोजिशन नंबर देते ही नहीं। नंबर 2 पढ़िए, अपने आप पढ़ के देखिए, the goods held in stock by him on the appointed day, appointed समझते हैं, जिस दिन आपने कंपोजिशन नंबर ऑप्ट कर दिया, appointed day कोई भी हो सकता है, सिंपल। आगे पढ़िए, have not been purchased in the course of क्या, interstate trade or commerce, और imported from a place क्या, outside India, और received from his क्या, branch situated कहाँ पे, outside। उस दिन से सारे काम आपको बंद करने पड़ेंगे। क्या क्या काम बंद करने पड़ेंगे, नंबर 1, आप इंटरस्टेट परचेज नहीं कर सकते, आप आउटसाइड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट बाहर से। अगला पॉइंट, अपनी ब्रांच कोई आउटसाइड स्टेट है उसको ट्रांसफर नहीं, बता दो दायरा फिक्स है, आप विद इन अपना स्टेट ही क्या कर सकते हैं, सब कुछ खेल सकते हैं, बस सीजीएसडी रहेगा, आईजी नहीं रहेगा, बात करो ठीक है। आगे, टू इज एजेंट या प्रिंसिपल को आउटसाइड द स्टेट where the option for compulsion levy is exercised by the any registered person under the listing, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आप नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, the goods held in stock by him have not been purchased from किससे, unregistered supplier से, and where purchase अगर करे हैं he pays the tax under किस मिलती पड़ेगा, रिवर्स चार्ज। कोई नॉर्मल, पहले आप कुछ और थे, अब आप किस में आ गए, कंपोजिशन, तो अब आपको तो पे करना नहीं टैक्स कोई भी, हाँ जो पहले कर रखा है उसको रिवर्स चार्ज में रखिएगा। नंबर 4, he shall have paid tax under जल्दी बोलेगा, रिवर्स चार्ज ऑन किस पे, इनवर्ट सप्लाई, ये नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट, इज नॉट एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इसमें 4 काम थे, आइसक्रीम, पान मसाला, इलेक्ट्रिक वाटर, तंबाकू प्रोडक्ट्स, तंबाकू एंड इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, एफ पॉइंट, उसको मेंशन करना पड़ेगा क्या, वो कंपोजिशन टैक्सेबल। मैं कहा था आपको, कभी आप खाने पीने की दुकान पे जाइए, मोस्टली तो मिल जाएगा, वहां लिखा होता है कंपोजिशन डीलर, बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है ना। आगे लिखा होता है, ये भी लिखा होगा, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। देखो मेरा काम कहना है, अगर आप फिर भी नहीं पढ़ पा रहे तो गलती आपकी है, हम तो बिल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, लोग फिर ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो गलती फिर आपकी भी, और वो तो फ्रॉड कर ही रहा है तो आपके साथ भी गलती हो रहा है। अगला पॉइंट, एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ, अंडर नहीं करी, एट द बिल ऑफ सप्लाई, 2 वर्ड नहीं आए। जो बंदा टैक्स इनवाइस देगा, मतलब टैक्स लगा के देगा, वो बोलेगा टैक्स इनवाइस। आज के बाद कभी आप किसी का बिल देखिएगा घर पे पड़ा होगा, अगर उस बिल पर लिखा हुआ बिल ऑफ सप्लाई, आप दूर से बोल सकते हैं पक्का ये बंदा कौन है, कंपोजिशन, क्योंकि वो कभी भी टैक्स इनवाइस नहीं दे सकता, वो क्या देगा, हमेशा बिल ऑफ सप्लाई देगा। देखिए ये बातें ना छोटी छोटी जब प्रैक्टिकल करते हैं तब ज्यादा समझ आता है। मैं फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग में एंट्री करा टैली में, मैं कहा सर ये बिल गलत है, मेरे को ये कह दिया, कारण क्यों, बिल क्यों बोलते हैं, मैं इसमें जीएसटी नहीं लगाया हुआ, कहते हद होगी, बिल गलत होगा, कैसे कहते लिया कौन सा देखते हैं, उस पर लिखा हुआ बिल ऑफ सप्लाई, कहते ये कंपोजिशन है, ये बंदा टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता। मैं आपको कैसे पता चला कंपोजिशन है, कहीं मैंने तो पूरा पढ़ लिया इंग्लिश, कहीं नहीं लिखा हुआ सीओएमपी, कुछ लिखा हो कंपोजिशन कुछ तो हो, कहते ऊपर लिखा तो है बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा तो आज के बाद ध्यान रखना है, 2 वर्ड है, टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। जहां बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा मींस वो कौन पर्सन है, कंपोजिशन, जहां टैक्स इनवॉइस लिखा होगा मतलब कौन है, रेगुलर टैक्स पे, ओके। एंड लास्ट वन, जल्दी बढ़िए,
ये फिर लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, he shall mention the words composition taxable person कहाँ पे, on every notice or sign board displayed at a prominent place, जैसे अपने बाहर बोर्ड लगा है एसडी कॉमर्स का, वहां नीचे लिखना पड़ेगा आपको बड़े अक्षरों में चेक लगा के composition डीलर, जो भी आप लिखेंगी, at his principal place of business and every additional place of, हर जगह, ये नहीं मैंने कहा लिख दिया मैंने एसडी कॉमर्स एक जगह, नहीं, जहां जहां आपके ऑफिसेज हैं सब जगह लिखा जाएगा कंपोजिशन डीलर। ये कुछ कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट पढ़िए 5.2 क्या कहता है, नो नीड टू फर्निश फ्रेश इंस्टीमेशन फॉर कंपोजिशन, क्या, एवरी ईयर। कॉमन सेंस, अगर आप कंपोजिशन में, मैं आपको बोलूंगा हाँ जिस दिन लिमिट क्रॉस हो जाएगी उस साल जरूर पूछूंगा। अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी, आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ 1 करोड़ 1.25 करोड़ में खेल रही हैं, हर रोज कंपोजिशन चलती जा रही है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, सर मैं कंपोजिशन में, सर मैं कंपोजिशन में नहीं, जिस दिन तोड़ेंगी उस दिन जरूर बता देना कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, नॉर्मल में मैं जाने दूंगा, या जिस दिन लिमिट ही क्रॉस कर गई फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्यों, आपका अप्लाई नहीं होगा। अब डे 1 से किसमें आ जाएंगी, नॉर्मल। पढ़िएगा, the registered person paying tax under section 10 may not file a fresh intimation every year, he may continue to pay tax under composition subject to provisions of the act and these rules। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नीचे ये वैलिडिटी क्या है कंपोजिशन के लिए, रूल्स पढ़िए। पहला क्या है, Composition levy option is valid as long as all fiscal conditions are कौन सा satisfied। हम कौन सा आपसे छीने वाले हैं, आप सही चलते जाइए, 10 साल के लिए काम कर लो। मैंने कब कहा है कि कंपोजिशन नंबर 1 साल के लिए, आप ठीक चलिए 10 साल काम करिए, कौन सा रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि हर बंदा 2 साल काम कर पाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, आप ठीक रहिए। पढ़िए, the option exercised by a registered person to pay tax under composition levy shall remain valid as so long as, फिर वही कमी, satisfy all conditions mentioned in section 10। वही रिपीट, सेक्शन 10 जहां आ गया वो याद करिए, कंपोजिशन स्कीम के रूल्स। और नंबर 1 रूल पढ़िए, क्या, टेक्स्ट टू बी, Tax to be paid at regular rates and tax invoice to be issued from day any of prescribed conditions of composition levy is not satisfied। आपने ध्यान नहीं दिया, हेडिंग पढ़े दोबारा क्या लिखा हुआ है, अपना नाम पढ़ो फिर तो क्या लिखा हुआ है, आप बिना पढ़े आंसर बोल देंगे इसका क्या है। टैक्स टू बी पेड एट रेगुलर रेट, रेगुलर मतलब नॉर्मल। अभी तो कह रही थी मैं तो कंपोजिशन में हूँ, कंपोजिशन के रेट क्या होते हैं, 1 5 6, 1 मैन्युफैक्चर ट्रेडर 5, रेस्टोरेंट सर्विस 6 सर्विस, ये कह रहा है रेगुलर रेट। ओके चलो, एंड टैक्स इनवॉइस, अभी तो पढ़ा कि कंपोजिशन तो बिल ऑफ सप्लाई देता है, हम तो टैक्स इनवॉइस देते ही नहीं, अभी तो पढ़ो क्या बात हुई आगे, फ्रॉम द डे, जिस दिन से कंडीशन तोड़ी। तो यार कॉमन सेंस है, अभी तो आप बोल रही थी कल परसों 1.5 करोड़ की लिमिट क्रॉस करी, ऑर्डर आया, सारी कंडीशनें दोबारा जो नॉर्मल पे दोबारा टैक्स इनवॉइस देना शुरू, कोई कंप्यूटर कोई हमारे आदमी तो है, टैक्स इनवॉइस टाइप करना क्या चक्कर है, टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, आईटीसी देना शुरू कर देंगे, सब कंडीशनें दोबारा क्या हो जाएंगी, एड बैक। हाँ कुछ फॉर्म वगैरह होते होंगे आपको बताना पड़ेगा, पढ़िए सब। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतना डीपली कि आपको हेडिंग पढ़कर लॉ याद आ जाए, इसमें क्या होना चाहिए इसके अंदर, आप खुद ही मुझसे पहले बोलेंगे इसमें कौन सा कोई आपका कंपनी लॉ टाइप है कि हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, या लिखा लिखा है वही है। हाँ फॉर्म नंबर हो सकता है, डेज, नंबर ऑफ डेज आपको लर्न करने पड़ सकते हैं, और कुछ नहीं होगा। पढ़िए, द पर्सन paying tax under composition levy shall be liable to pay tax at regular जिस दिन वो he ceases छोड़ेगा, satisfy any of the condition prescribed for composition levy, further he shall issue, क्या करने लग जाएगा, टैक्स इनवॉइस देगा for every taxable supply। 10 रुपए का सामान बेचेगा तब भी टैक्स इनवॉइस जाएगा, लाख रुपए का सामान बेचेगा तब भी टैक्स इनवॉइस जाएगा। आपने चीज देखी होगी सर, अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए बंदे के पास रेगुलर नंबर है, आप कह रहे हो भी, अगर वो छोटा छोटा सामान बेचता है 10 20 15, अगर वो ऐसे बिल काटने लग गया तो बहुत दिक्कत है। मैं कहा बिल्कुल जेन्युइनली दिक्कत है। आप स्टेशनरी शॉप पे जाती है, नीचे गंभीर पे कोई बंदा गया, पेंसिल ले लिया, पेन ले लिया, कॉपी ले लिया, पर कितने सारे कस्टमर आते होंगे शाम को 500, क्या वो हर एक को बिल देते हैं, हम लेते भी नहीं, पहली बात, ठीक है ना, तो बिल लेते भी नहीं और देता भी नहीं, सिंपल है। तो वो कैसे करते होंगे सर, वो शाम को सन्ड्री बिल काट देते हैं, सन्ड्री समझते हैं, कटी एक एंट्री कैश टू सेल, उसमें बिल चार्ज कर देते हैं। दिन में पता चल गया कितनी सेल हुई, मोटा मोटा 10,000 की सेल हुई, एक ही बिल काट देंगे, कैश ऑन डेबिट टू सन्ड्री सेल्स। उस 10,000 के अंदर टैक्स दिखाया जाएगा, मे बी 5 है, मे बी 6 है, मे बी 12 है, उसके अंदर अगर ऐसे काटने लगे तो पागल हो जाएंगे। आप पड़ गए वहां पे, पेंसिल चाहिए, हाँ जी ले लो, कितने की, 5 की बिल है, वो दो बार को देखिएगा तो कौन है भाई, 5 का बिल, मैं मेरा मेरा मालिक का विश्वास नहीं करता, बिल चाहिए, अब कहाँ देंगे उसको बिल, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, तो बहुत दिक्कत है इसमें की। आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाती हैं, ठीक है ना, डीजल डलवाती हैं, आप बिल मांग सकती हैं, कहीं मांगे, आप मांग सकती हैं आप। अगर आप जेन्युइनली चलेंगी, जब आप बिजनेसमैन बन जाएंगे या बिजनेस में खर्चा क्लेम करना होगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपने लिखा पेट्रोल एक्सपेंस, 1 लाख का तेल लग गया, मेरी गाड़ी में 2 गाड़ी है, कितना लग जाता है, अब डीजल लगाना करते हो 1 लाख 1.25 लाख का डीजल है, मैं खर्चा बुक करूं पीएनएल में, टू पेट्रोल एक्सपेंस या फ्यूल एक्सपेंस, तो आईटीओ मुझसे क्या मांगेगा, मैं क्या गाड़ियां हैं चलाई हैं, अब कहता ये मैं थोड़ा मान सकती हूँ, तू जिंदल लगा के रख इसको, बिल कहाँ पे है, क्या तुझे पेट्रोल पंप ने बिल नहीं दिया, तो वहां पर जीएसटी का चक्कर नहीं है, वहां प्रूफ का चक्कर है, एविडेंस। तो एविडेंस क्या चाहिए, बिल मिलेगा, आप पहले ही उसको कहिए क्या बिल चाहिए, कोई दिन तेल डाल रहा है आपको बिल नहीं मिलेगा, हाँ टाइम ज्यादा लग जाएगा, 5-10 मिनट लग सकते हैं, मे बी बिल कौन काटेगा, अंदर ऑफिस से आके लेना पड़ेगा, वो डिफरेंट पॉइंट है। आप पर जल्दीबाजी में होती है, फटाफट करे या चलें,
ठीक है ना, बट बिल आपका लेना जरूरी है अगर आप लेना चाहते हैं, ना भी लीजिए। अब आप नॉर्मल स्कूटरी में जाते हैं, जो 100 रुपए का तेल बुलाया बिल दे, मैं मांग सकता हूँ, वो मना नहीं कर सकता कि 100 रुपए का तेल है तो तेरा सिस्टम है तो कंज्यूम्ड है, ना 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 ना, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। आपको क्या पता, मैं रिकॉर्ड रखता हूँ जी, हर चीज का रिकॉर्ड रखता हूँ, सिंपल है। आप मंदिर में जाइए, 15 रुपए की दान दे दीजिए, वो 15 रुपए के हिसाब से मेरा मन कर रहा है 15 रुपए, ना 20 ना 10, पर्ची दो। अब वो 15 रुपए पर्ची दे रहे, देना पड़ेगा। क्या मैं तो खर्चा बुक करता हूँ जी, बुक्स में चैरिटी डोनेशन, तो मैंने तो दिखाना है, हर चीज उनको देना पड़ सकता है बिल में, तो ये पॉइंट है। आगे पढ़िए। आफ्टर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर कंपोजिशन लेवी फर्दर सम ही शैल आल्सो फाइल एन इंटीमेशन देगा फॉर विड्रॉल, बताना तो पड़ेगा किसी को, सर मैं तो छोड़ गया जी वो, ठीक है मैंने आपसे कहकर कंपोजिशन मांगा था हर साल की तरह, बट इस साल थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं 1.5 करोड़ क्या कर गया अचीव, और मेरा मन भी कर गया कि हमें नॉर्मल आईटीसी ले लेना चाहिए। तो बताइए सर स्कीम का फॉर्म क्या है, जीएसटी CMP 04। अच्छा है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, मेन कुछ हो जाए, CMP 04, 02, 01, तो बेसिक ये रिपीट भी होंगे अंडर चैप्टर रजिस्ट्रेशन, 12 नंबर चैप्टर है, फिर रिपीट होगा सारा, डिटो कॉपी रिपीट है, वहां तो एक पूरा चार्ट बना पड़ा है, सब फॉर्म्स लिखे पड़े हैं, एक जगह पे हो जाए तो ठीक है, वरना ठीक है, गलत नहीं, पेपर में गलत नहीं लिखना, अगर गलत लिख दिया फिर काटा है, तो किसी ने पढ़ना भी नहीं आपका पैरा कि क्या लिखा है इसके अंदर, फिर कुछ नहीं लिखना, ठीक है। विद इन कितने दिन, ये लिखो इन मैरिक में 7 डेज, कितने दिनों में बताना है, 7 दिनों में बताना, 7 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट वायलेटिंग, जिस दिन से आपको ये हो गया वायलेट हुआ। मैं कहा सर 1,48,00,000 था, एकदम से कस्टमर आया सीधा 6 लाख का, और हम हो गए 1,54,00,000 और 1.5 करोड़ क्रॉस कर गए। मैं कहा जिस दिन कस्टमर आया डेट तो पता थी, मैं कहा हाँ जी पता था, आज 16 जुलाई, आज से लेके हफ्ता, इसके बीच आप मुझे CMP 04 पे जाके क्या कर दीजिए, जस्ट इंटीमेट, या हम ही तो रिकॉर्ड अपने चेंज करेंगे, हम स्टेटस में दिखा रहे हैं तुझे कौन सा कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फर्निशिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द, कहां से, कंपोजिशन स्कीम, इन्फॉर्म किसमें, अभी आ गया, फिर इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, द रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड्स चाहता है विड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल फाइल एन एप्लीकेशन देगा GST 0P4 में, ड्यूली साइंड एंड वेरिफाइड EVC ऑन द कॉमन पोर्टल बिफोर डेट ऑफ सच क्या विड्रॉल। आगे चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इशू ऑफ क्या है, SCN बोलते हैं इसको, शो कॉज नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ उल्टा पूछती है आपको नोटिस क्यों ना भेजा जाए, ये वो नहीं था, शो कॉज बताइए, कॉज कारण बताइए आपको नोटिस क्यों ना भेजा जाए, और इन्फॉर्म किसमें जाएगा 05, 04 में आपने चिट्ठी भेजी, 5 में उनका नोटिस आ गया, अब नोटिस में क्या बातचीत चलती है पढ़िएगा, पूरा प्रोसेस है, पूरा लाइन में प्रोसेस है, पढ़िए। वेयर द PO हैज रीजन टू बिलीव दैट RG was not eligible to pay tax under section 10, वो कहता है मैं मानता हूं कि तू एलिजिबल नहीं है सेक्शन 10 के अंडर, मैं कहता तभी तो मैंने विड्रॉ किया, और या तो कोई कॉन्ट्रावेन करा प्रोविजन का, रूल्स का, ही में नोटिस देगा आपको इन द फॉर्म किसमें 05 में, टू शो कॉज नोटिस विद इन अंडरलाइन करो 15 दिन, हफ्ते में आपने चिट्ठी भेजी, कर करा के 16 तारीख थी, 20 को मैंने चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी पहुंच गई, चिट्ठी आने से 15 दिन के अंदर अंदर वो आपसे पूछेगा शो कॉज नोटिस, आपको भेजेगा लेटर, शो कॉज नोटिस के आने से जब वो शो कॉज नोटिस भेज देगा उसके 15 के अंदर अंदर आपसे पूछेगा ऑफ द, लिखा हुआ है रिसीट ऑफ क्या, सच नोटिस एज टू व्हाई द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शुड नॉट बी डिनाइड, आपका नंबर क्यों कैंसिल ना किया जाए, तो तूने गलत काम किया, तो अगर तू अप्लाई कर देगा तो अच्छी बात, अगर अप्लाई ना किया, क्या डॉक्टर जी बोलिए, पहले आपने अप्लाई किया, अगर कर दिया ठीक है, अगर आपने अप्लाई ना किया, हाँ अगर ना अप्लाई किया तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि हाँ जी आप क्यों ना आपका नंबर कैंसिल करें, आप लिमिट भी क्रॉस कर गए, क्योंकि आपका हर चीज का रिकॉर्ड हमारे पास, पेन बेस हर सेल आपकी ट्रैक है, वैसे दिक्कत की बात है नहीं, या मुझे लगा कि कॉन्ट्रावेन करा तो मैंने आपसे पूछ लिया, सिंपल, और 15 दिन के अंदर आपने जवाब देना नोटिस से, आपको मिल जाएगा। आगे बढ़िए, इशू ऑफ क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलिएगा, एजुकेशन ऑर्डर विद इन में, अब आएगा ऑर्डर, जैसे आपको बताया था नोटिस आते रहते हैं कोर्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ले और फाड़ के फेंक दो, कोई चक्कर नहीं, ये नोटिस आया उसके बाद 2-3 लोग भेजते रहेंगे डिपार्टमेंट वाले, आ गया कुछ नहीं इसको फाड़ दो, जिस दिन आ गया ऑर्डर ना खुद चले जाना, कारण क्यों, फिर पुलिस आएगी अच्छे लगे गली मोहल्ले में बेइज्जती होगी, ये ऑर्डर आ गया आप इसको उठा लो, फाइनली ऑर्डर हो गया, पढ़िए, अपॉन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, आपने रिप्लाई भेजा, GST किसमें 05 में नोटिस आया, देखो 4 में आपने अप्लाई करा, 5 में नोटिस आया, 6 में आपने रिप्लाई भेजा, द PO शेल इशू एन एडजमेंट ऑर्डर इन्फॉर्म किसमें 7 लाइन में सर 4 5 6 7, 4 में आप अप्लाई करती हैं, 5 में वो चिट्ठी भेजता है नोटिस, 6 में क्या करता है आप अप्लाई करती हैं उस चिट्ठी का रिप्लाई, 7 में उसका ऑर्डर आया, कितने दिनों में, विद इन 30 दिन में आ जाएगा रिसीट ऑफ सच रिप्लाई, आपने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई के आने से, यहाँ पे 2 चीजें वर्ड होती हैं, रिसीट से या वर्ड होता है कि सर्व या पोस्ट, जैसे मैंने आपको चिट्ठी भेज दी, जैसे आपको एग्जांपल दी थी कल परसों बच्चों को लॉ में दे रहा कि आप ICAI की रजिस्ट्रेशन करवाइए आपने इंटर की, आपको एक लेटर आता है,
ईओ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अगर आ गया हो आपको आईपीसीसी का, उस पर डेट पढ़ना, उस पर डेट लिखी हुई है, मान लीजिए आपको भी आपने अभी कराई होगी फाउंडेशन के बाद ही, मान लीजिए मार्च, पर आपको मिला कब है, चेक करिएगा अप्रैल। तो पॉइंट इज दैट कि वो किस दिन से 30 दिन गिन रहा है, जिस दिन 25 तारीख है उस दिन से, या जिस दिन नोटिस सर्व हुआ, सर्व मतलब मुझे मिला कब। अब आप जी आपकी ये वैलिडिटी आपने हफ्ते के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। बच्चों एग्जांपल दे रहा कि इस टीचर ने मुझे बोल दिया लेटर भेजा बाय कोरियर या बाय पोस्ट, इस सर लेटर मिलते ही, वर्ड सुना, लेटर मिलते ही हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करिए। लेटर मुझे आज मिला, मैं 16 तारीख है, हफ्ते के अंदर रिपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेटर मिलते नहीं, लेटर की डेट से, अब लेटर भाई साहब इशू किया 12 तारीख से, मुझे मिल रही है 16 तारीख को, मैं कोई नहीं चले जाएंगे, हफ्ता ही बड़ा मिलते, और ध्यान दीजिए 12 से हफ्ता था, मैं पता चले कल परसों छुट्टी है, अब वही ना, कोई नहीं, आराम से चले जाएंगे। तो ये बड़ा चीज कॉमन है, फ्रॉम रिसीट से मिल तो जाए, मैं तो आपको भेज दिया, आपको कहाँ है, मैंने भेज दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग गए, तो कहाँ रास्ते में, जब मिल जाएगा उस दिन के 30 दिन आगे बढ़ेगा। इधर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई, शायद मैं आपके रिप्लाई को मान जाऊं कि हाँ भाई बंदा सच बोल रहा है, या फिर डिनाइंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपल्शन फ्रॉम द डेट ऑफ किससे, ऑप्शन, और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच, या तो आपने जिस दिन डेट आपको हो गई मैंने इस दिन नंबर छोड़ा, या फिर जिस दिन मुझे लगा तूने क्या करा कॉन्ट्रावेंशन, उस दिन से तूने नंबर छोड़ दिया। नेक्स्ट पढ़िएगा क्या है, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स, और क्या मांग रहा हूं आपसे मैं, ऑन द डेट ऑफ विच कंपोजिशन ऑप्शन इज क्या होगी, विथड्रॉ। अब कॉमन सेंस है, नंबर तो छोड़ दिया प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, दुकान पे स्टॉक पड़ा होगा, मैं क्या जी पड़ा, डिटेल क्या डिटेल देते हैं, पढ़िए फॉर्म क्या है, एवरी पर्सन हु हैज फर्निश्ड एन इंटीमेशन फॉर विथड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम और फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर विथड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी और अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एडजस्टिंग ऑर्डर, सारी कहानी रिपीट कर रहा है, किसमें आया था याद है, सीएमपी 07 में इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश्ड द पोर्टल स्टेटमेंट देगा, किसमें अंडरलाइन करो आईटीसी, ये तो मेरी चिंता थी, मेरी चिंता ये थी, तो कंपोजिशन नंबर छोड़ रहा है, अब तो किसमें जाएगा, नॉर्मल में, नॉर्मल में जाती तो पहली चीज क्या मांगने वाला है, आईटीसी, तो पहले मुझे ये बता तेरी दुकान पे स्टॉक पड़ा कितना है, 01 में बता, containing details of क्या दे, stock of input and inputs contained in semi finished or finished, I think so repeat लगा है कुछ, on which option is withdrawn or denied, the statement is to be furnished करनी पड़ेगी, कितने दिन अंडरलाइन करो, 30 दिन, from the date on which the option is क्या, withdrawn और या ऑर्डर क्या हुआ था, बस 30 दिन फिर देगी, 30 दिन में मेरा ऑर्डर आया, 30 दिन में तू मुझे बता तेरी दुकान पे कितना स्टॉक पड़ा है, सेमी में, फिनिश में, रॉ में, जहां भी पड़ा है उसके आईटीसी का। लास्ट पॉइंट हो गया, खत्म करिए क्या, फर्स्ट जल्दी, डीम्ड इंटीमेशन मान लिया जाएगा कि आपने इंटीमेट कर दिया, और एप्लीकेशन और डिनाइल ऑफ क्या, ऑप्शन टू पे अंडर किसमें, कंपोजिशन में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, या तो सेम है, आई थिंक सो, समझ गए होंगे, हेडिंग बढ़ती चीज, मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत चेंज कर दिया, लास्ट टाइम में अभी आपसे पहले बुक ली थी शिला की, ये देखने के लिए कि इसमें अभी बचा क्या, अब मैं खुद देख के शॉर्ट होगा, मानो कि पढ़ना था कि पढ़ूंगा क्या, 1 मिनट में बंद कर दी बुक, मैं कहता देख के हैरान की पिछली बार तो बहुत ज्यादा पेजेस थे, 10-12, इस बार उन्होंने प्रोसेस ही बड़ा इजी कर दिया, सीधा प्रोसेस ही, अप्लाई डिनाई का, शॉर्ट नोटिस का, उधर पहले अपने रेट्स वगैरह पढ़े और एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा, फालतू तो कुछ आया नहीं चैप्टर के अंदर, हाँ किन किन को नंबर नहीं देंगे और कंडीशंस के, बस ये फालतू आपसे पूछा गया, नीचे आइएगा, अंदर सब सेम है, पढ़िए ये रेट आई थिंक फिर रिपीट है, पढ़ लो फिर रिपीट है, फायदा हो गया, मुझे सारी चैप्टर लेंथी जाएगा पर ये चैप्टर का बेनिफिट हो गया, और पेपर में आता भी एवरेजली ये मिल जाता है 8 नंबर के करीब, 5 का छोटा मिल जाता है, 3 का कहीं बड़े में पार्ट बन जाता है, तो ये आपने पढ़ लिया। मैन्युफैक्चरर अदर देन बताए थे कौन, जो गवर्नमेंट ने बताए 4 लोग, पान मसाला, आइसक्रीम, तंबाकू रेटेड, पढ़ लिया जी, 1% रेट है, 0.5 सीजी 0.5 एसजी, ट्रेडर्स ये कुछ लिखा हुआ है अंदर चैप्टर, बस अल्कोहल लिखकर वगैरह सब ना करे, तो कितने परसेंट तक खाने पीने रेस्टोरेंट पे 5, और सेक्शन कौन सा है, कंपोजिशन लेवी 1% ट्रेडर के लिए, ये खुद भी लिखा हुआ है, खुद भी लिखा हुआ है, और लास्ट कौन है अपना सर्विस, कितना परसेंट, सेक्शन एग्रीगेट लिमिट इसकी क्या थी वैसे, 50 किस स्टेट के लिए, यहाँ स्टेट वाइज कोई चक्कर नहीं है, आपका उसमें था वो 75 लाख जो आपकी 7 सिस्टर एक उत्तराखंड वाला, ठीक है ना, उस अकॉर्डिंगली, तो बेनिफिट्स पढ़ लीजिए, बेसिक है, जल्दी पढ़िए फास्ट, जल्दी पढ़िए, अपना अपना पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उसको अभी पॉइंट लेके खत्म करूँ। रिलीफ टू स्मॉल टेक्स्ट, नाम ही कितना प्यारा बोल, स्मॉल टैक्स पेयर, छोटे टैक्स पेयर्स के लिए नंबर है, नॉट आम लोगों के लिए, सो दैट दे नीड नॉट द बर्डन विद द कंप्लायंस प्रोविजन के साथ, नो इलेबोरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, ये तो है कोई फालतू अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी कुछ नहीं मेंटेन करना, क्योंकि ना दायरा बढ़ गया था सर, जब से अकाउंटिंग के अंदर जीएसटी आया, हर एंट्री के अंदर रिकॉर्ड रखना, इनपुट अलग से शो करना, बहुत काम बढ़ गया था, तो अकाउंटेंट भी पैसे वैसे मांगेंगे, देखो एक आम क्लाइंट का हम 4 से 5 हजार महीना लेते हैं, एक नॉर्मल बात है, वैसे मार्केट में तो रेट बहुत आता है, ये तो एक नॉर्मल सी है जो बिल्कुल भी फ्रेशर है 4-5 हजार में काम कर रहा है, वरना बुक कीपिंग समझते हैं, जनरल लेजर, टैली, अकाउंट्स मेंटेन करने का पैसा ही इसमें, एक्चुअली पैसा ही बुक कीपिंग में, और किसी में पैसे नहीं, लोग सोचते हैं हम सीए बनते हैं, सीए बन के भी पैसा बुक कीपिंग में,
और जिसको बुक कीपिंग आ गई वो कभी मार नहीं खाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न है, साल में एक बार भरनी है, उसमें क्या रिटर्न है, 3,000 ले लेंगे, 4,000 ले लेंगे। बुक कीपिंग का महीने का आम से आम 8,000 रुपये, 9,000 रुपये है, साल का मल्टीप्लाई करिए। करना आपने नहीं है, करना किसी ने, पेड स्टाफ, आर्टिकल्स, एक बंदे से। अरे एक बंदे की आजकल तो फर्म ही 3-3 4-4 है, कमाई जोगी तो बहुत तगड़ा काम है बुक कीपिंग में है। और बुक कीपिंग से ही जीएसटी है। पहले 3-3 काम अलग थे, अकाउंटेंट अलग था, सेल टैक्स अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, एक्साइज का काम अलग था, तो पैसे ज्यादा बनते थे, इनकम टैक्स अलग था। अब सारा पैकेज बन गया। अब लोग भी ये एक ही ढूंढते हैं जो मेरा इनकम टैक्स भी देख ले, जीएसटी भी देख ले, बुक कीपिंग भी। अब ये कैसे लगेगा, बुक कीपिंग और मेंटेन करता है, अच्छा उससे डेटा लेकर आओ, फिर मुझे दो, फिर मुझे नहीं पता उसने क्या करा है, उसको बिठा के रिकंसाइल कराओ, भाई गलत है सही है, क्या लिख रहा है क्या ना, हमें नहीं पता। अब अपना ही बंदा करेगा। हाँ ये जरूर हो गया, अब इनकम टैक्स लोगों का आज भी किसी का अलग है, पर जीएसटी और अकाउंटिंग सेम, क्योंकि जीएसटी चलता ही किससे है, टैली से, वहीं से डाटा इंपोर्ट हो जाता है जीएसटी पोर्टल पे। कभी जैसे प्रैक्टिकल आपको रिटर्न भर के दिखा देंगे कि कैसे उन्होंने डाटा यहाँ से इंपोर्ट किया जीएसटी पोर्टल, वहां पे खुद दिखा रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी इंपोर्ट आउटपुट नेट करके कितना पे कराया, रिटर्न ना भरी तो 50 रुपए पेनल्टी, वो भी कैसे सॉफ्टवेयर अपने आप उठा रहा है, वो सब आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, क्वार्टरली रिटर्न्स तो इनकी है ही है, सिंपल ईयरली रिटर्न भी एक है। नीड नॉट टू वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कुछ एचएसएन कोड बताया था आपको, एक एचएसएन कोड्स हैं हर चीज के, जैसे मान लीजिए कपड़े के, शूज के, प्लास्टिक का, आयरन का, सबके कोड्स हैं। तो जब वो आम दुकानदार से कहीं लेने जाते हैं ना सामान, तो बड़ा सोच समझ के बिलिंग करते हैं। वैसे तो आजकल कंप्यूटर में फीड हो गए, हाँ आजकल तो वैसे फीड ही हो गए, हम 10 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो 10 ही के कोड होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर रोज कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है दुकान पे कि इसका कोड कुछ और है। अब स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में ही लाई करेगा ना, पर उसमें भी बड़ा डीपली जाए तो कोड सबके अलग अलग है, 6614, 6613, 6612। अब कहते सर है तो 66 ही ना, वो तो स्टेशनरी का हो गया, अंदर कौन कौन सा कोड है। तो यहाँ ऐसी चिंता करने की जरूरत है, बिल में दिखानी नहीं, सीधा बिल काटना है, 1 लाख का सामान गया, जीएसटी चार्ज नहीं करना, बात खत्म। तो वहां बड़ा डीपली कंसेप्ट है। कभी आपने घर के लिए सामान लिया हो, आप फैन ट्यूब लाइट्स वगैरह कभी देखना, वो प्रॉपर बिल मिलता है। कोई वो दुकानदार बड़े होते हैं या जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें वहां प्रॉपर एचएसएन कोड तक मेंटेन किया होता है, हमारा कोड सर्विस इसमें आता है। नेक्स्ट, नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी क्या टैक्स इनवॉइस, बट सिंपली नीड टू इशू क्या बिल ऑफ सप्लाई वेयर नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम द, दोबारा फिर बोल दिया, इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, वी फाइल ऑफ क्वार्टरली, क्वार्टरली टैक्स देना, डेट भी आ गई किस दिन देना है। एवरी पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन शैल फर्निश अ स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर एज अ केस मे बी। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ किसमें देगा, जीएसटी सीएमपी इसमें 08, सीएमपी एक पहले आया था 7 में लास्ट, और 8 उसके बाद, लाइन वाइज 4 5 6 7 8, थोड़ा याद करने का पैटर्न बन जाएगा। सेंट्रल जो भी होगा 18th डे ऑफ मंथ में अंडरलाइन करो, सक्सीडिंग सच क्वार्टर, एग्जांपल लो अप्रैल मई जून का क्वार्टर कौन सा हुआ, 30 जून, 30 जून तक के क्वार्टर का टैक्स कब देना है, 18th जुलाई, गुड वन, ठीक है। एनुअल फर्निशिंग रिटर्न कब देनी, जल्दी बढ़िया। Every person who has opted for composition scheme shall furnish a return for every financial year as the case may be, part thereof GSTR किसमें फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, CMP ITC कुछ नहीं, GSTR, this is the main returns। GSTR जो बोलते हैं GSTR 3B, कभी नाम सुना है, GST में कभी रिटर्न सुन, GSTR 2, GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 3B, 3B टैक्स की है जहाँ पेमेंट टैक्स आता है, 3 सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की है, GSTR 1 मतलब 2 परचेज की है। ये सब अलग अलग रिटर्न्स के नंबर दिए हुए हैं, 4 में देंगे, जिसके साथ ऑन और बिफोर कब देना है, 30th ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ क्या फाइनेंशियल ईयर। इसकी थोड़ी सी एनुअल रिटर्न जल्दी जाती है, नॉर्मल बिजनेसमैन की एनुअल रिटर्न के लिए 6 महीने दिए गए, 6 महीने समझते हैं। 22-23 चल रहा है, 22-23 कब खत्म होगा, 31 मार्च 23 को, 31 मार्च 23 को एक साल खत्म हुआ, इसकी एनुअल रिटर्न कम से कम 30 सितंबर, और एक डेट और दी है एनुअल रिटर्न की, व्हिच एवर इज अर्लियर, वो बहुत दूर है, इसकी तो साथ के साथ ही है 30 अप्रैल, मतलब हार्डली हमारे पास काम खड़ा होता है, 31 मार्च आया नहीं, इतने में एनुअल कंपाउंड है, पता कहता है एनुअल में क्या दिक्कत क्या सर, क्वार्टरली भरी पड़ी है, 4 सेमेस्टर का, मतलब 4 क्वार्टर्स का टोटल कर दो, नहीं, उसमें जो चेंजेस होती हैं, किसी में सेल कम हुई, वापसी हुई, रिटर्न हुई, और सब ऐड करके दोबारा से फाइल करनी होती है, आसान काम है, दिक्कत कोई नहीं। तो इनके लिए जस्ट 5 रिटर्न है, कहीं आम बंदे के लिए 25 है, तो इनके लिए 5 है, थोड़ा काम कम नहीं है सर, ठीक है। आगे पढ़िए कुछ, फिर वही बात मेरी, ये बॉक्स आप खुद पढ़ा करो जो भी, और यहाँ पे आगे एफएक्यूज, जल्दी जल्दी एफएक्यूज पढ़िए, अपने अपने एफएक्यूज पढ़िए जल्दी फास्ट। फटाफट एग्जम्पशंस फास्ट, चैप्टर ओपन कर लीजिए, एग्जम्पशंस कर लीजिए, पकड़ना
घर से 2 पेज आपको होमवर्क दिए थे, मुझे बताइए कौन कौन से नंबर बता दो बस मुझे। तो 4 नहीं 6 कौन सा था? 652 था, हट जो 654 ये रहा, थोड़ा सा ब्लर था ना दिखाना। धना जी लो भाई बताओ सर, अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, मेन जितने हो पाए। पहले 654 में डाउट बताओ तुम, किसका कोई डाउट है? अगर नहीं पढ़ा तो डिफरेंट चीज है, वैसे डाउट कभी नहीं होगा। अगर पढ़ा हुआ है तो डाउट बताइए। पिछले वाले में लेके चलूंगा जी, पहले ये बताइए जो छोटे छोटे से बिल्कुल निके निके से तो डाउट है बताइए। 34 में रुक जाओ, पहले इस पहले कोई है देख लो, इस 27 लो जी पढ़िए जी। सर्विस बाय वे ऑफ, अभी तो आपने पढ़ा सेम, क्या चीज लिखा हुआ है? एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स फॉर, जिसके बदले में आप क्या कमा रही है? इंटरेस्ट। उस पर तो लगता ही नहीं, उस पर लगता ही नहीं। हाँ अदर देन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड, वो तो लगता ही है। बैंक का क्रेडिट कार्ड पे आपको लोन देता है, आप लेती ही हैं, उस पर जीएसटी लगता है, चार्जेस भी लगता है, वो तो अलाउड है। और दूसरा क्या? इंटरेस्ट से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जो बैंक्स आपस में इंटरेस्ट सेल करते हैं, हमारे साथ नहीं, एसबीआई पीएनबी के साथ कर रहा है, फॉरेन करेंसी में लेन देन कर रहा है, उस पे ऊपर भी कोई नहीं लगेगा जीएसटी, बैंक से और लेगा, सिंपल बात। और पूछिए, पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। इसी बहाने पॉइंट क्या है कि आपके ऊपर छोड़ने का मोटिव समझिएगा, इधर सोच रहे हैं आपके ऊपर छोड़ दिया, एक एक पढ़ाने लग गया, और कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट बहुत है। 18 पेज है, जितना मर्जी डीपली इस पे डिस्कस कर लीजिए, एक पेज को 10 मिनट से ऊपर लगेंगे, 3-4 घंटे की क्लास है इसके ऊपर कम से कम। तो मैं पंगा नहीं ले रहा कि आप जितना पढ़ लेंगी और उतने का काम आना है। जो मेरे लिए मेन है मैं जरूर बता दूंगा, जैसे आपने पढ़ा होगा 27 से, आई थिंक सो, कुछ भी जरूरत नहीं थी इसके अंदर यार। क्या लिखा हुआ है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट को, अकाउंट होल्डर को, अंडर किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। जैसे मेरा घर मैंने लिया हुआ है, उस पे लोन लिया, बैंक जो मुझे सर्विस देगा इस चीज के रिगार्डिंग, इस प्रधानमंत्री आवास योजना के रिगार्डिंग, तो उस पे कोई जो चार्जेस लेगा, अगर मान लो उस चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं होगा। मैं दोबारा फिर एक चीज बोल रहा हूँ, बच्चा गलत समझता है, वो सोचता है शायद चार्जेस नहीं लेगा। नहीं सर, बैंक काम कर रहा है, बैंक चार्जेस लेगा अपने, पर बैंक उस चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लेगा, प्लीज रिमेंबर दैट। हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट 28 पढ़िए, आई थिंक सो नाम पढ़ के क्लियर हो गया। क्या? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है प्रोवाइडेड बाय एनयूटी अंडर द एनपीएस, कभी नाम सुना है? एनयूटी वन टाइम पेमेंट। एनपीएस नेशनल पेंशन क्या है? सिस्टम, रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड क्या है? तो जहां सरकारी कंपनी आई नहीं, मैं तो पहले ही बोल दिया, माफ है। मतलब कोई पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया न्यू पेंशन सिस्टम को कोई सर्विस देती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है? अगला भी सेम लग रहा है यार, पढ़ेगा। सर्विस लाइफ इंश्योरेंस किसी जल्दी बोलो, स्पेशली आया था ये, प्रोवाइडेड बाय, क्या जल्दी जी? प्रोवाइडेड एग्री टू प्रोवाइडेड बाय आर्मी नेवल एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स टू किसको? मेंबर, इसलिए आया था, दोबारा सुनना। आप कहते हैं सर इंश्योरेंस तो एलआईसी कंपनी देती है एक पर्सन को, नहीं, यहाँ एलआईसी ने क्या टाइप करा, या मेंबर्स ने, एक आर्मी कैंट है उन्होंने टाइप करा कि मैनेजर ने कि आप हमें एश्योरेंस दीजिए, हमारे जितने एम्प्लॉइज होंगे हम उसको क्या करना चाहेंगे? कवर्ड। वो डायरेक्टली इंश्योरेंस क्यों लेंगे? आप हमें दो, मेरे 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, बताओ जी 100 एम्प्लॉयज का कितना प्रीमियम बनता है? मैं पे करूंगा एज एम्प्लॉयर। मान लीजिए एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय तो इंश्योर्ड हो गया, पर वो सर्विस किसको दे रहे हैं? एक कैंट को, एक मान लो ऑर्गेनाइजेशन को, एक आर्मी नेवल किसी भी स्टेशन को मान ली दे रहे हैं, तो सारी क्या होंगी? माफ होंगी। प्रीमियम लेंगे, प्रीमियम तो लेंगे आपसे, पर उस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे। जैसे अगर आपको पता हो, वैसे जहां भी आपको प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। कल धीरे सर ने मान लीजिए मैं टर्म इंश्योरेंस अपना पे करा, उसके अंदर भी जीएसटी है। जहां भी आप कोई प्रीमियम पे करेंगे, एक्सेप्ट जहां माफ है जैसे एलआईसी वगैरह, तो वहां माफ होगा, वरना हर जगह क्या लगता है? जीएसटी। कोई गवर्नमेंट नहीं छोड़ती, कोई गवर्नमेंट नहीं छोड़ती। नेक्स्ट पढ़िएगा 29A, ये बाद में आया सेक्शन, क्या? सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय, कौन दे रहा है? नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, इसको पर्सोनल्स ऑफ क्या? कोस्ट गार्ड अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अपने एम्प्लॉइज के लिए, पर्सनल क्या हो गया? एम्प्लॉइज, पर्सन के लिए। जो कोस्ट गार्ड कोई ग्रुप होगा या सर्विस होगी या काम कर रहे हैं, वो माफ है। नेक्स्ट 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 पढ़िएगा 29B, पढ़िएगा जी। सेंटर प्रोवाइडेड और एग्री टू प्रोवाइडेड बाय, कौन दे रहा है? ये पढ़ा करो जरूर, कौन दे रहा है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अंडर द, क्या लिखा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जहां मिनिस्ट्री आ गई तो वहां तो वैसे ही माफ है, सुनने की जरूरत ही नहीं। अंडर द स्कीम ऑफ, ठीक है। अगला पढ़िएगा, सर्विस बाय कौन? ईएसआई, नाम सुना है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। किसको देंगे? पर्सन गवर्नड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट, सिंपल, जिसके अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइड बाय, क्या लिखा हुआ पड़ेगा? ईपीएफ, याद आया? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन गवर्नड अंडर द क्या? ईपीएफ एक्ट, जो लोग इसके दायरे में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा 31 है, क्या है? कोल माइन, कौन सुनते याद आ गया? सरकारी, जहां सरकारी हुआ माफ है। तो कुछ बेसिक सिस्टम्स आपको लगाने पड़ेंगे, याद नहीं रह सकते, पहले बोल रहा हूँ, बहुत टेक्निकल है, क्योंकि यही आपने फाइनल्स में जाके दोबारा पढ़ना है। और अच्छी बात क्या है, जो यहाँ लिस्ट है सेम फाइनल में, ये नहीं कि यहाँ कुछ कम दे देगा पॉइंट, तो रूल के अकॉर्डिंग तो सेम ही है। अगर 100 पॉइंट लॉ में है तो 100 पॉइंट ही वहां पे, ये नहीं कि यहाँ 80 दे दूंगा वहां 90 कर दूंगा, ऐसा कुछ।
यहाँ 2 लाइनें दे दूंगा, वहां 3 लाइनें कर दूंगा, डिट्टो कॉपी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कैप्लगेन, अब कैप्लगेन के नोट संभाल के रख लेना अभी के लिए, पास होके। हाँ, पास होने के बाद, हाँ पास होने के बाद फाइनल्स में जब पढ़ने बैठेंगे उसी सर के नोट्स में डिट्टो सेम है। आपको कोई चेंज नहीं, एक्सेप्ट कोई अमेंडमेंट्स आ जाए, आपको सारा लॉ सेम है, हमें सारा आता है। टीडीएस सारा सेम है, यही टीडीएस की क्लास आप फाइनल की सुन लो, यही टीडीएस की क्लास आप इंटर की सुन लो, हो गया। फर्क क्या है? फर्क है क्वेश्चन लेवल का, आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो लेवल का फर्क है, और कोई फर्क नहीं। लॉ तो सेम ही होगा, अगर वो 2.5 लाख माफ करते हैं तो फाइनल में 2.5 लाख माफ नहीं करेंगे, तो सेम ही रहेगा सब कुछ, रेजिडेंशियल स्टेटस एवरीथिंग सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट पढ़िए 31B क्या कहता है, जल्दी पढ़िएगा। एनपीएस ट्रस्ट किसको दे रहा है? अपने मेंबर्स को, अगेंस्ट किसके? आप पैसे को लेंगे आपसे इन द फॉर्म ऑफ क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। हम आपसे कोई फीस लेते हैं, उसके बदले में आपका पेंशन कवर करते हैं, उस कवर पे फीस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आगे चलता हूँ, बाकी आप देखते रहना। 35 देखा क्या? बहुत बड़ा दिया हुआ है। 34A ये पहला, 34 ईयर पढ़िए जी। सर्विस बाय एंड क्या है बोलेगा? अक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू क्या है? सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू जल्दी बोलिए जी 200 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू क्या? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड जो भी होगा, एंड अदर पेमेंट एंड सर्विस कार्ड। आपसे कोई सर्विस दी थी बैंक ने, आपसे सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे आप पैसे नहीं दे रहे होंगे तो निबेड़ने की बात है, पर अमाउंट क्या है? मिनिमम अप टू 200 रुपए तक, छोटी अमाउंट है, ये सेटल कर लीजिए। 200 रुपए तक की आप सेटलमेंट करते हैं तो 180 देके 190 देके, उसमें जो भी चार्ज आपसे लिया जा रहा है इस सेटलमेंट के बदले में, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, छोटी ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल आई थी बीच में, अगर याद हो, अगर आप पेटीएम गूगल पे से 2000 तक की शॉपिंग करते हैं, बिल वाला सामान जीएसटी वाले कराते हैं, तो 2000 तक की अगर आप पेमेंट करेंगे तो बैंक से पैसे कटेंगे, बैंक उस पे क्या लेता था? चार्जेस, उस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर बाद में आया कि 2000 छोड़िए, अब 1 रुपए की ट्रांजेक्शन भी करेंगे उसके ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी। बैंक ने जो काम आपसे कहा, तो बैंक बहुत पैसे कमा रहा है, बैंक हर सर्विस के ऊपर क्या ले रहा है? जीएसटी। कोई सर्विस नहीं उन्होंने छोड़ी, हर सर्विस से क्या लिया जा रहा है? जीएसटी। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िए 34A पढ़ना, पढ़ लो, मैंने छोड़ दिया था, पढ़ लो बेसिक है, जल्दी पढ़िए। सर्विस सप्लाइड बाय, बात ही खत्म, देने वाला कौन है? सरकार। सेंटर, सीजी, एसजी, यूटी, पीएसयू, या वे ऑफ क्या? गारंटिंग लोन टेकन बाय कौन? पीएसयू फ्रॉम द बैंकिंग नेशन। जस्ट एज अ गारंटर बन के काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में जो फीस लेंगे पीएसयू से, उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। ये यार इतने नाम याद करने तो मुश्किल है। देखो 35 में यार ज्यादा सुनाओ ना, एलआईसी के प्लान आते हैं, अलग अलग जीवन बीमा, सेविंग प्लान, फंड प्लान आते हैं, तो उसमें से ये प्लान दिए हुए, नाम पढ़ लीजिए थोड़ा सा पढ़ना है। सर्विस हमने ध्यान नहीं दिया, जर्नल इंश्योरेंस है, लाइफ नहीं, जनरल चोरी, फायर, मरीन ये होंगे, तो नाम भी तभी क्या है? देखो हट इंश्योरेंस स्कीम, अगर मैं हट को बचाना है तभी होगा मेरे से, ठीक है। नंबर 2 कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम सौर योजना जो भी है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले इसको बोलते थे, अभी आनी होंगे आपको ये। अब एग्जांपल भी दिया कई बार कि मान लीजिए आपने अपनी बफेलो का इंश्योरेंस करवाना है, सही बात है, लोग होते नहीं, लोग अपने डॉगीज का इंश्योरेंस कराते हैं, पता है वैसे? हाँ होता है, टीसी टांगों का, अपनी का नहीं, किसकी? अच्छा हाँ, वो तो कराएंगे तो उनको हो ही गया। हाँ मैं तो वही पूछ रहा हूँ किसका, मैं कुत्ते की टांगों को कराएगा। चलो पॉइंट ये है कि लोग, ये पॉइंट आया कि उनका लाइफ इंश्योरेंस होगा या जनरल इंश्योरेंस होगा? हाँ ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, कितने लाइफ कर दो कि जनरल होगा उनका, लाइफ नहीं होगा। हाँ यही तो दिक्कत है आपकी। अब आपकी लाइफ का एक सर्टन है 60-70 साल, डॉगी की लाइफ क्या है? 10 साल भी ज्यादा कह रहे हो आप लोग, किसी की तो 5-6 मतलब कब उठ जाए, ठीक है ना, एक बंदे की तो फिर भी सर्टन है। ऐसी बफेलो वो कब डेड हो जाए, क्या सिस्टम है उसका कुछ नहीं पता, उनका जनरल इंश्योरेंस होता है। वो क्या पता लगता है आपका, उसका संगल पड़ के ऑफिस लगे चलो इसका इंश्योरेंस कराना है, ये नहीं, उसका जनरल इंश्योरेंस होगा, कैटल इंश्योरेंस कुछ ऐसा लाइक दैट। नेक्स्ट स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स के लिए आया, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, एग्रीकल्चर पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस। बड़े यार अजीब से हैं लाइक दैट, जैसे आपने पंप लगवाया हुआ है अपने कहाँ पे? एग्रीकल्चर में, एक्चुअली मोटर काफी हैवी होती है, महंगी होती है, तो उसके इंश्योरेंस की बात करी गई, और हर जगह नहीं, या अपने घर के अंदर ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट किया गया और किसी के कारण, ठीक है। प्रीमिया कलेक्टेड मतलब प्रीमियम मतलब प्रीमियम कलेक्टेड अंडर क्या? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। कोई आपने एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट, एक्सपोर्ट गुड जा रही है, उसको क्या कराया? इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम दिया उसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया जाएगा। कारण बच्चा कहता है सर इतना कौन सा बर्डन होता होगा? सर बर्डन है जी। आप एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटी सी, एक्सपोर्ट करवाएंगी, कैरेज बुक करेंगी, शिप का ट्रांसपोर्ट तो देना ही पड़ेगा ना, कस्टम डिफरेंट चीज है, कैरेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ तो मान लीजिए न्यूजीलैंड या कनाडा तो जाएंगे ना, अब कनाडा जाने का 1 लाख रुपए किराया,
वो किराए के ऊपर क्या लगना चाहिए, जीएसटी। और इंश्योरेंस अलग से, मैं कह जी मैं 5% इंश्योरेंस दूंगा, 1 लाख का 5%, 5,000, उस 5,000 का 18%, 900 रुपए क्यों फालतू देना भाई। अब वो मेरे कितने चक्कर लगते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, वो भी ज्यादा लगेगा आपको जब सरकार ने माफी कर दिया। आप एक्सपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट करते हुए इंश्योरेंस लेंगे, इंश्योरेंस के टाइम पे जो हमारी पॉलिसी है उस पर जीएसटी नहीं दिया, प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे नाम है जी, मैं तो इतने जानता भी नहीं। मेन पी नाम सुना हुआ है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आपने सुना भी होगा। हर गवर्नमेंट बैंक ने अलाउ किया था कि आप 1-2 रुपए में इंश्योरेंस ले सकते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए का, ये सबका होता है। एक्चुअली आया था मोस्टली जो पुअर पीपल्स हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, सबके अकाउंट नहीं खुलवाए थे बैंक में मोदी सरकार ने। चाहे 100 रुपए रखो या जीरो बैलेंस खोले थे, 500 रखो, 1000 रखो, आप बैंक तो आओ। उससे फायदा क्या था, कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक चीज का बेनिफिट होगा, क्या, सब्सिडी का लीजिए। दूसरा सोडा प्लस पॉइंट क्या था, 1 रुपए में इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको साल का, 2 रुपए में इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको, 2 रुपए पे करिए, जस्ट 2 रुपए तो बिग डील नहीं है आपके लिए। या महीने के भी 2 रुपए देने पड़े तो क्या चीज, 24 रुपए, आपका 2 लाख का कवर है। अब मान लीजिए होता ही था यार, कभी एक्सीडेंट में, डेथ में, फ्लड में, आप देखते हैं आजकल हिंदुस्तान में बुरा हाल है, तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ, फिर गवर्नमेंट को जाके वहां पैसा देना पड़ता है। तो कम से कम गवर्नमेंट तो छोड़िए, कंपनी कवर कर रही है। अब कंपनी पैसे कमा रही है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 24-24 रुपए भी हमें पे कर रहे हैं, कंपनी से नहीं बन रही। कंपनी को अपना पे आउट रेशियो पता है कि हमने कितना को पे करना है, वो कंपनी की स्ट्रेटेजी या गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी। कुछ तो लोन से फ्री ना दो, पर 1-2 रुपए में जो इनको बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है ना, अलग अलग आते थे और शॉर्ट फॉर्म लिखती थी मैसेज में, कभी सुनाओ PMJJY, ऐसे वो चीज कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे होगा भी, यहाँ पे एक तो ये रहा जन आरोग्य, नाम से बदला मेडिकल, जन आरोग्य बीमा योजना। और मैं कह रहा था प्रधानमंत्री फसल, नाम से पड़ेगा, फसल मतलब हो गया अपना क्रॉप्स, उससे हो गया। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, नाम से पता चल रहा है, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए हो गया बीमा योजना, कोकोनट प्लम इंश्योरेंस स्कीम हो गया, ठीक है, बंगला शस्या बीमा एक ही चलता है। मतलब ऐसे नाम है यार, आपको कुछ पता ये नहीं है, मे बी सर ऐसे ही कुछ होगा। और क्या होगा, ये आ गया आपका लाइफ इंश्योरेंस पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है पढ़िएगा, कौन सा, सस्या जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी पड़ेगा। जन श्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री, ये कह रहा था मैं, जन धन योजना, और जीवन ज्योति बीमा योजना, और प्रधानमंत्री वया वंदन योजना। अलग अलग है यार, सरकार की पता नहीं कितनी योजना आती है, हमें नहीं पता चलता, बनाई जाते हैं बैठे, नहीं पहुंचती हैं जी, ऐसी बात है। सरकारी जो पहुंचती है लोगों को अवेयरनेस, पॉइंट अवेयरनेस की है, वरना तो पहुंचती है। अब आजकल सरकार गरीबों के लिए तो काम कर रही है, किस लिए काम कर रही है। हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं, खुद सर्च कर लेते हैं अभी क्या प्लान है। आप ये प्लान लेते भी नहीं ना सरकार, ये बहुत छोटे प्लान है, मतलब बड़े 1-2 लाख पे आउट वाले आपके लिए फर्क ही नहीं पड़ता। आप लेते हैं बड़े प्लान, 8 लाख। आजकल इन्वेस्टमेंट चल रही है, इन्वेस्टमेंट, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल ये बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है अपने लोगों में। अब गरीब बंदे को क्या पता है हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज है, उसको मतलब जाने कहाँ पे सरकारी, तो वहां बात ही खत्म हुई हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसलिए बिजनेस है। नेक्स्ट पड़ेगा 36A, क्या कहता है, जल्दी पड़ेगा, सर्विस बाय वे ऑफ, अंडरलाइन करिए नया वर्ड आपके लिए, क्या, री इंश्योरेंस ऑफ द बिजनेस स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम। वैसे होगा, चैप्टर कट गया पेपर से, आपके बीकॉम में है भी है इंश्योरेंस कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या लेती है, इंश्योरेंस। मैं कंपनी हूँ, सिंपल अपना बिजनेस करता हूँ, 100 करोड़ का बिजनेस किया मैंने, ठीक है, मैंने आगे टाइप ले लिया LIC का। मैं कैसा, सिंपल सी बात है, आप भी बिजनेस करते हैं, मेरा भी बिजनेस सेम हो गया, आप मुझे कवर दे दीजिए, जितना 100 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा हुआ है मैं आपको दे देता हूँ, फिर मेरी लाइबिलिटी भी किसकी होगी, आप मुझे जस्ट इसके ऊपर क्या दे दीजिए, कमीशन। जैसे मैं सारे बिजनेस इकट्ठा करके किसी कंपनी को हैंड ओवर कर दूं, मुझे भी तो कोई नहीं इंश्योर करे। मैं 100 करोड़ का प्रीमियम लेके बैठ गया, अगर कल को किसी की डेथ होगी या किसी बंदों को पैसे देने पड़ गए, अपने पास कहाँ पे है, अपने पास कोई बैकअप ही नहीं। LIC बहुत पुरानी कंपनी है, या मैक्सको, स्टार हेल्थ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, किसी का तो टाइप मुझे लेना पड़ेगा। अब लोकल लेवल पे चला लो, चंडीगढ़ लोकल लेवल पे कोई कंपनी बना दो कि हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, तो चलो लोगों ने ले भी ली। आपके पीछे माई बाप तो बड़ा कुछ चाहिए ना, स्टार वाला बैठे, वो कहता तो ले आ यार, सारे पोर्शन कर देंगे हम लोग, लिया, वो चीज का सेट है ये। आगे बढ़िए, अकाउंट्स में है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको है, सीए में नहीं, सीए में पहले था, अब निकाल दिया, सीए में पहले था, अब निकाल दिया। बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों है आपको सर। आगे बढ़िए, सर्विस बाय वे ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर, ये तो याद होगा इनकम टैक्स में, अटल पेंशन योजना, ठीक हो गया। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सब माफ है यार, कोई पेंशन स्कीम ले लीजिए आप लोग। 39 वैसे मैंने पढ़ा दिया था, एक और पढ़ लीजिए जल्दी, रिवर्स चार्ज में पढ़ा था आपने, 39 कराया दो, बिजनेस फैसिलिटेटर, जल्दी पढ़िए।
सर्विस बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटी में दे रहे हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर भी दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट दे रहा है, टू किसको, बैंकिंग कंपनी को, विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल ब्रांच। वहां कहते हैं सर वहां तो हम रिवर्स चार्ज में पढ़ कर आए हैं कि टैक्स देना पड़ेगा, वहां आपने रूरल ब्रांच नहीं पढ़ा ना, गांव को प्रमोट करने के लिए। मैंने कहा जी मैं किसी गांव में जाके ब्रांच खोल दूं, आजकल देखती हैं आप गवर्नमेंट तो चाहती है यार हर घर बंदे का अकाउंट बैंक में हो, अकाउंट तो खोल दिया, वहां छोटी ब्रांच चल जाएगी, 1 कमरे की 2 कमरे की, पर लोग तो आए, तो वहां लोगों को लाके लाने के लिए वहां पे सरपंच, वहां का जो गांव का जो मेन हेड है उससे बात करनी पड़ेगी, प्रभु अकाउंट खुलवाइए, तो लोगों को कौन, कोई बिजनेस फैसिलिटेटर, कोई कंपनी अपॉइंट करनी पड़ेगी जो उन लोगों को घर घर जाके समझाएगी कि आप लोग ये बिजनेस मुझे लाके देगी, उन लोगों की बात करिए। अकाउंट्स इन रूरल ब्रांचेस। अगला पॉइंट क्या है, पढ़िए, सर्विस बाय एनी पर्सन, या कोई एज एन इंटरमीडियरी ब्रोकर बनकर सर्विस दे रहा है, टू आप किसको, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को, विद रिस्पेक्ट टू क्या, सर्विस मेंशन। अब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आगे किसी की सर्विस दे रहे हैं, आपने मुझे अपॉइंट करा कि जी अकाउंट खुलवाइए, करवाते हैं जी, मैं आगे इसी बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ कि प्रभु बंदा हो चुके इंटरमीडियरी ब्रोकर जो सबके अकाउंट्स क्या कराए, ओपन, फीस मुझसे ले जो तुझे चाहिए। नेक्स्ट वन, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, टू किसको, किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, किसमें, गांव में जाइए सबका इंश्योरेंस बिजनेस क्या कराइए, करवाइए, क्योंकि हर बंदे का हमारे साथ जुड़ना एक अलग कंसेप्ट है, लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस क्या बात कर रही थी, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं डरते मरे शायद पैसे ना काट, अब किस बात के, ये आपके पैसे सर आपके पास रेगुलर को डरा करती, ये चीज है। नेक्स्ट आइएगा 656 में आप पहला पढ़ लीजिए 39A, थोड़ा जल्दी प्लीज, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए थोड़ा सा। 39A क्या चीज है, जल्दी पढ़िए। फर्स्ट मेरा क्या जाएगा, मैं होमवर्क दे दूंगा सारा चैप्टर, फिर आप लोग देखेंगे, जल्दी पढ़िए। मार्क्स का रजे डिफाइंड ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मार्क्स का सिस्टम होता था कब का छोड़ देते, मार्क्स का कुछ है नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग क्या करें, ये तो बहुत नाम है, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लास्ट टाइम तो मैंने होमवर्क दिया था सारा ये, क्या जी पढ़िए पॉइंट्स में रजे, सर्विस प्रोवाइड करिए, अभी आप तो बताया नहीं मैंने, रिवर्स चार्ज में है, बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को, रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन देगा, बैंकिंग कंपनी। अभी मैं वहां चेंज कर दूंगा कि आपने सर्विस दी किसके रिगार्डिंग, अकाउंट्स इन रूरल ब्रांच, आपको रिवर्स चार्ज बाहर हो जाएंगे, एग्जाम टाइम नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। जो एक्चुअली सिस्टम क्या है, 8 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आना उसके अंदर कोई प्रोडक्ट डाल दिया जाए, ये सर्विस भी आपने दी तो बताएंगी क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है, बाकी चीज तो बाद में आती है ना, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, पर ये तो बताइए एग्जाम है टैक्सेबल है, चलो हो गया। एक 6 नंबर का अगला क्वेश्चन आना है, 10 नंबर के 3 आने आपको, उस 10 में क्या पैटर्न है, पहला क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, अगला 4 नंबर का। अभी तक रूल ये कहता है 6 का भी जस्ट लाइक एज अ न्यूमेरिकली, इसको न्यूमेरिकली मानिए आप तो, अगर थ्योरी मान रही है, थ्योरी जस्ट लाइक एज अ सीटीपी क्या है, कैजुअल टैक्स पर्सन, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, कोई केस स्टडी बना के दे दिया, कौन सी गुड्स कवर नहीं होती, वो एक तरह की थ्योरी है। जो जीएसटी में मोस्टली रिटर्न्स कौन फाइल करेगा, नंबर कैंसिल कर दिया आपका तो कैसे दोबारा रिवाइव हो पाएगा, वो चीजें थ्योरी है। डेबिट नोट क्या, क्रेडिट नोट क्या, ईवे बिल क्या, वो थ्योरी है लास्ट के पार्ट, जो लास्ट के 4 चैप्टर बोल रहा हूँ। टाइम निकालना क्वेश्चन का अब आता बड़ा कम है, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें फाइनल्स में मेन चैप्टर ही क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं पेपर में कई बार 4 नंबर का हार्डली अगर आ गया एक बार, बस वैल्यू जरूर आएगा, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है वो वैल्यू पे आना, वो पक्का आना है, वो 4 पेज का चैप्टर, रूल्स कट गए सिलेबस में, अब आपके होंगे तो जरूर पढ़ाऊंगा, वरना अदरवाइज लीव इट। वो चैप्टर बहुत कम रह गया हमारे लिए, चैप्टर नंबर 9 है वैल्यू का, पर पहले नहीं पढ़ा सकता, पहले मुझे टाइम पढ़ाना पड़ेगा, टाइम पढ़ा के फिर वैल्यू कराने को तो आगे पीछे जब मर्जी करवा दूं, पर ये लिस्ट ऐसी है आपको बता चुका। देखो अब पॉइंट देख रहे हो आप 2 मिनट, ये 41, अब मैं सीरियसली बताऊं ये नहीं आने वाला, बट पॉइंट इज दैट हम छोड़ भी नहीं सकते ना, इतना बड़ा रिस्क आप कैसे ले देंगे, छोड़ दो सर मेरे पास आपसे चैप्टर ये भी होगा, समझो यही हो सकता है और क्या। अब इतना बड़ा पॉइंट है, इसको आप प्लेन रीडिंग में एक बार लेने को कह रहा हूँ कि आपने एक बार तो प्लेन रीडिंग लेनी पड़ेगी, ये सोचते हुए इसमें लिखा क्या है, इसमें क्या वर्ड चल रहा है, आप दूर से देख रहे हो एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, आपको भी सर अभी तो हम पढ़कर आए थे रिवर्स चार्ज में है, तो क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे बताइए, वहां पढ़कर आइए रिवर्स चार्ज है, यहाँ पढ़ रही हो एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ कुछ तो खास होगा जो एग्जाम्प्ट है, कोई फॉर्मूला होगा, लेटर पैटर्न कुछ तो होगा, तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए तभी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं खुद बोल बोल के बढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम तो ये समझिए स्टार्टिंग से पहले नहीं कह रहा था चैप्टर होगा, अब बच्चों ने करा नहीं करा जो पास है बस वो चीज है कि जब अपने जाके कभी यार सर ने छोड़ दिया था, हमने भी छोड़ दिया, फिर दिक्कत है। तभी छोटे छोटे पहले कवर कर रहे हैं कि एक माइंड सेट बन जाए, जब आप कोई पेज खोलें तब को ये लगे यार ये पॉइंट तो हो गए, 2 रह गए, और आज नहीं पढ़ने को कह रहा मैं आपको,
आज नहीं कह रहा, एंड तक जब तक जीएसटी चलेगा हल्के हल्के करते एक एक दो दो पॉइंट आप घर पे कभी उठा के 10 मिनट लगा के जितने हो पाएंगे करते जाइए और उसको साथ साथ लिखते जाइए। ये इंश्योरेंस का है, ये मेडिकल का है, ये हर इंश्योरेंस वाला है, कुछ क्रैमिंग टाइम पे बन पाए, सारा तो नहीं बन पाएगा। और मेन खतरनाक कौन से पॉइंट है सुन लो, जहां लिमिट है। अब यहाँ कहीं लिमिट नहीं है, ये तक बिजनेस फैसिलिटेटर वाले में वो पूछा नहीं जाएगा, पहले सुन लो। जहां लिमिट है वो पहले पूछा जाएगा। जैसे रूम रेंट अभी आएगा, पीछे निकल गया, हमें पढ़ाना है 1000 रुपए वाला। एक आएगा क्लासिकल डांस वाला, अगर आप डांस परफॉर्म करते हैं नृत्यक वाला, तो सिंपल नॉर्मली अपना ओल्ड कल्चर डांस है, 1.5 लाख तक आर्टिस्ट कल्चर के पैसे लेती हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1.5 लाख से ऊपर लेती हैं तो टैक्स लगेगा। एग्जीबिशन फीस, एंट्रेंस फीस 500 रुपए, पार्किंग फीस है पार्क वगैरह में, एंटरटेनमेंट पार्क में जाने की, 500 से कम की पर्ची है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 500 से ऊपर है तो जीएसटी लगेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट, जहां लिमिट है वहां तो पक्का पढ़ के जाओ। मतलब आज भी आप घर जाके थोड़ा रिफाइन करिए किस बात को, जहां लिमिट्स है पेंसिल लेके बैठ जाइए। जैसे इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ लिमिट नहीं है तो आप क्रॉस कर सकती हैं, जहां लिमिट है छोड़ना नहीं पक्का, तो आधे काम तो वही आपका कम हो जाएगा। फिर इस पे से मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा जितनी कर पाऊंगा। अब जैसे 42 नंबर मैंने काट तो दिया, ठीक है, अब नाम पढ़ेंगी ना, आई थिंक सो कुछ समझ आएगा या कि मतलब माफ होना चाहिए। स्पेक्ट्रम पे है यार, 2G स्पेक्ट्रम, 3G या 4G जो लाइसेंस टेलीकम्युनिकेशन को देते हैं, गवर्नमेंट देती है ट्राई किसको भी कंपनीज को, तो माफ होगा सर, लाइसेंस फीस पे जीएसटी नहीं दिया जाएगा। मतलब ऐसी चीजें हैं। अब इसको आप एंड तक सोच रही हैं, नहीं यार रहेंगी, मैं खुद बोल रहा हूँ, पर जो लिमिट है, नंबर है जहां, प्लीज उसको करके जाइए, वरना पेपर कहीं से भी आ जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये 43 पढ़ो, ऐसी टाइम पास पढ़िए, क्या चीज है, फिर लिंक करते हैं आपको क्या समझाया। सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ क्या है, अब एसेट्स को लीज पे देना, सर लीज पे भी जीएसटी लगता है, अब ध्यान है आपको, रेंट पे भी लगता है, पर क्या दे रही है ध्यान से पढ़िए। रोलिंग स्टॉक एसेट लाइक वैगन्स, रेलवे, अब रेलवे सरकारी है, उस पर थोड़ा जीएसटी लेंगी, खुद मारेगी। कोचिस और क्या, लोकोस, बाइक कौन दे रहा है सर, बताइए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू किसको, ध्यान नहीं दिया आपने, बाहर नहीं दे रहा। मैंने एज अ फिल्म एक्टिंग के लिए आपसे ले लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है, यहाँ पे एक्टर पे नाचेगा करेगा जो करेगा, कि रेलवे दे दीजिए, देते हैं वो, हमने पढ़ा था रेलवे जो ऐसा टीजीबी में पढ़ा था, इनकम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज क्या है, पर ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हेड हो गया, एक इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, वो उनको क्या क्या बना के देते हैं, लीज पे देते हैं। देखो परचेज करते हैं वैगन्स कौन, अब भैया पढ़ रहे हैं आजकल, सुबह में लीजेस में सुन रहा था, क्या लोग सुन रहे हैं आजकल की, लीज करो, लीज बैक करिए, और लीज पे कौन लेता है, आईएफसी, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वो आगे किनको देते हैं, इंडियन रेलवे को, पूना भेज दिया, मुंबई भेज दिया, दिल्ली, उनको तो मतलब ही नहीं, उनको तो वैगन चाहिए, वो डिमांड डालते हैं जी वैगन दो कम पड़ रहे हैं, भेज दीजिए, भेजेगा कौन, आईआरएफसी। उसके बदले में जो चार्ज उनसे लिया जाएगा उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़िए 44 लिमिट है इसमें, पढ़ो आप पढ़िए। सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्या है, इंक्यूबेटी, अप टू टोटल टर्नओवर तक एक्चुअली न्यू स्टार्टअप्स हैं, जहाँ पे आईटी सर्विसेज इंक्यूबेटी बनाई जाती है, जहाँ पे आईटी सेक्टर्स को डेवलप किया जाता है। अगर वो 50 लाख तक की इन अ फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन क्या है, नंबर 1 टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीड कितना 50 लाख ड्यूरिंग द क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब माफ करूंगा। एंड क्या है नंबर 2, अ पीरियड ऑफ 3 ईयर हैज नॉट बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू एग्रीमेंट एज एन इंक्यूबेटी। कोई भी आईटी सेक्टर बोलते हैं तो गवर्नमेंट एक पूरा एरिया डिफाइन करती है कि अब यहाँ जाके काम करिए, अब जितने बिल्स इशू करेंगे आपसे कोई भी जीएसटी नहीं लिया जाएगा। मैं कहा बढ़िया हो गया, जैसे मोहाली में आती है, मोहाली आजकल आईटी सेक्टर बड़ा हब बन रहा है, वो इसी कारण बनता है। मैं कहा मैंने स्टार्टअप खोलना है, मैं पंजाब में खोलना चाहता हूँ, तो फिर मोहाली चाहिए, चंडीगढ़ क्यों जाना है, सारे टैक्स बोल लेते हैं, चंडीगढ़ पहले डेवलप्ड है, पंचकुला ऑलरेडी डेवलप्ड है, अगर चाहेंगे मुझे कहेंगे 26 सेक्टर जा, वहां 27 सेक्टर जाके बैठ, क्यों लोग तेरे पास आए, लोग वहां जाएंगे, स्टार्टअप लेंगे, जगह लेंगे, फ्लैट बिकेंगे, घर बनेंगे, डेवलपमेंट वहां पहुंचानी है। अब पारस हॉस्पिटल वहां जाके बना, इसी कारण बना। अब वहां के लोगों को आराम देने के लिए यहाँ पे और भी मिल जाएंगे लोग, यहाँ के लोग चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, आपको भी नजदीक है, तो सब फैसिलिटी देके, बट कंडीशन क्या, पिछले साल की टर्नओवर 50 लाख से कम हो, 3 साल तक ऑप्शन दिया। अब ये नहीं कि सदा के लिए आपको माफ कर दूंगा, 3 साल मजा लीजिए, जितने बिल बुल इशू करेंगे किसी को भी कमाइए पैसा, अगर सस्ती सर्विस दीजिए और पैसा कमा लीजिए। अगला मैं दिखाता हूँ लिमिट वाला, आगे चलिए मेरे साथ, ये छोड़ दीजिए 45 छोड़ दो, मैं बताता हूँ 46 तो बड़ा सा ना यार, नाम से पढ़िए, अब इससे ऊपर क्या बताऊंगा। अब जानवर डॉक्टर के पास चले गए, बच्चे को लेके आए, बच्चे नहीं चली एनिमल या वो कौन सा जानवर से कम, तो बर्ड्स से एनिमल्स लेके चले गए, इसको टीका लगा दो, इसको ठीक कर दो, उसने बिल बना दिया 2000, तो वो आपसे जीएसटी नहीं लेगा, ठीक है ना, आपसे भी नहीं लिया जाता है, मेडिकल हेल्प आपको ही माफ है। मैं और चीज दिखाया यार, रुक जाइए तो लोग सारा साथ 47 और ह्यूमन बीइंग का अलग ट्रीटमेंट होता है। 47 ए पढ़िए जल्दी, 47 ए पढ़िए, शायद आपने सुना हुआ है, अगर ये पॉइंट सुना हुआ जल्दी बोलिएगा।
लाइसेंस का नाम सुना कभी? जो भी आज के टाइम पे फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो FSSAI का लाइसेंस लेके काम करता है, और ये किसको मिलता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर। ये भी आजकल सीए सब अप्लाई कराते हैं। आज के टाइम में बताया था मैं, अब दायरा सीए का वो नहीं रहा। आपके पास कोई बिजनेस लेकर आया, सोच लेकर आया कि मैंने मान लीजिए बर्गर ही खोलना है, एक रेडी पे बर्गर बनाएंगे, मानेंगे उसके पास भी लाइसेंस है। कल को कोई फूड इंस्पेक्टर चेकिंग पे आ गया, उसकी रेडी जब्त है, उसको जेल है अलग से, और उसके बाद लाइसेंस होगा बोर्ड सा पर्चे पे से लगा के रखते हैं, या आगे छोटे लाइसेंस बना के उन्होंने रखा होता है अपने पास। FSI फूड का ये कॉर्प पे क्या लिखा हुआ है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग अप्लाई कराते हैं। अब आजकल आपको तो सारी करने लग गए। आजकल कहता है यार काम पैसा कमाना है, नेट पे जाओ, आजकल सब चीजें आसान हो गई, और यूट्यूब वगैरह देख दुख के सीख जाते हैं प्रोसेस, और अपना काम खोल लेते हैं। 2500 रुपए फीस है लाइसेंस अप्लाई करने की। बताया था ट्रेडमार्क्स अप्लाई कराना, पेटेंट्स अप्लाई कराना, मतलब बहुत चीजें, एक दो चीजें नहीं है, बहुत चीजें हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको छोड़ दो। 49 पढ़ना, पढ़ ले यार, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पढ़िए। क्या? सर्विस बाय वे ऑफ क्या? कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय क्या? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और किसको? न्यूज ऑफ इंडिया। इनके द्वारा जो भी ये न्यूज इकट्ठी करते हैं, इसको गवर्नमेंट को देंगे, इसको फीस लेंगे, इसमें GST नहीं लिया, कोई देश के हक में है। आपको एक एक चीज के बारे में बताना, न्यूज देना, कहाँ क्या चल रहा है, तभी तो ये काम करते हैं, इन पे कोई GST नहीं है। अगला अच्छा है, पढ़िए 50, जल्दी पढ़िए। सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, चंडीगढ़ भी है, आपने सुना होगा। 17 में अभी कहाँ पे है? पब्लिक लाइब्रेरी बाय वे ऑफ क्या? लैंडिंग ऑफ बुक्स आपको देते हैं, पब्लिकेशन और एनी अदर नॉलेज इनहांसिंग कंटेंट देते हैं, और फीस भी लेते हैं कुछ 20-50-100 रुपए, उस पर GST नहीं होता, चेक करना, उसमें GST नहीं है। यहाँ पे भी है लाइब्रेरी, शायद 12 में भी है मुझको लगा, शायद हिमाचल में भी होगी, तो वहां पर भी मेंबरशिप लेते हैं 20-50-100 देखिए, बुक्स वगैरह लेके आ जा सकती हैं, तो वहां जो फीस ली जाएगी उस पर GST नहीं लिया जाएगा। छोड़ दीजिए। ये 53 है, देख कितना बच्चों वाला काम है, मतलब जो बिल्कुल सान है, तो पक्का पढ़ो यार, क्या चीज है। सर्विस बाय आपने ध्यान दिया, पिगमेंटेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ किसका? सिर्फ ध्यान रखना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, किसमें? वेयर हाउस में। मैं एक लिमिट देख रहा था कल्चर एक्टिविटी वाला, देख लिया क्या आपने? 1.5 लाख वाला वो, मैं वो देख रहा था, अगर मुझे मिल जाए तो। एक्चुअली मुझे इसलिए याद है, मेरे पेपर में आई थी वो। ये पढ़ना 68 पढ़ना, 78 हाँ पढ़ा रहा हूँ, 68 पढ़िए जल्दी। ये आपके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको चैप्टर सुना लगे। 67 ओमिट हो गया, 67 पहले जो भी होगा आपकी बुक में है, ओमिट हो गया, लिख लीजिए फिर, काट दीजिए, उनकी बुक पुरानी है ना, उसमें है। पढ़िए 68 क्या है, आप पढ़ के बता देंगे जल्दी। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय, कौन दे रहा है? इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, एज अ रेफरी, एज अंपायर, एज अ कोच, एज अ टीम मैनेजर। पता ना सब लोग अलग पॉइंट होते हैं, हाँ आपको पता है। इन अ स्पोर्टिंग इवेंट, और जब कोई एनी अदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। आपने एम्पायर बुलाया कि मैच में एम्पायरिंग करनी है, 2 लाख रुपए लूंगा, 2 लाख के ऊपर GST नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट 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 भैया जी 73 बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कोड ब्लड बैंक्स, दिमाग लगाइए, ब्लड बैंक वाले आकर आपसे पैसे लेते हैं, तो उस पर GST नहीं लिया जाता, ठीक है, पता है। वैसे ब्लड बैंक 6 में भी अपने यहाँ पे पता होना चाहिए, आम वैसे पार्स में भी है, पार्स में भी है ब्लड बैंक, क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मैं इसकी डिलीवरी टाइम ब्लड बैंक चाहिए, तो यहाँ पे कहीं था ही नहीं, पता नहीं कौन सा भी भूल गया मैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, भी नेगेटिव होगा, कुछ है। तो चंडीगढ़ गया था, रोटरी क्लब है वहाँ पे चंडीगढ़, 43 वहीं कहाँ पे है, काफी दूर था, तो वहां हमने जाके इशू करवा लिया, इतने चलो डिलीवरी हो गई, ठीक था सब कुछ, ठीक है। तो मैं पैसे दे चुका 3000 रुपए, बट हम वहीं पे पता चल के वापस कराया, पर GST उन्होंने नहीं लिया था। पता होना चाहिए ब्लड बैंक्स के ऊपर जो प्रिजर्व कर रहे हैं क्या चीज, स्टेम सेल्स और अदर सर्विस दे रहे हैं रिलेशन टू क्या, सच प्रिजर्वेशन, हर चीज के ऊपर। वैसे जहां पे सरकारी ऐसा कभी लाइफ की ऐसी बातें आ जाएं, तो वहां कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा। नेक्स्ट पढ़ाइए, मुझे कहाँ पे था यार, 70 ये है भाई, पढ़ 77 भी पढ़ ले, 77 ए भी पढ़ ले, 78 भी पढ़ ले, ये पेपर में आया हुआ है। 77 ए पढ़ी वाली, जल्दी पढ़ो। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, कौन दे रहा है? अनइनकॉर्पोरेटेड कोई बॉडी है या कोई NGO है, रजिस्टर्ड अंडर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एंगेज किसमें है? एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ किसमें? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर फार्मर्स के लिए, या फिर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन, सब कुछ के लिए। इट्स ऑन टू इट्स, किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? हाँ यार रखिएगा ना, मेंबर्स के लिए, जिनसे कंसिडरेशन भी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या, मेंबरशिप। फैसिस को लेंगे यार, उनके लिए काम करते हैं आप लोग। अप टू कितने तक? 1000 रुपए पर मेंबर पर, हाँ या केस बन सकती है जी, आपसे 1000 रुपए लिए, ध्यान दिया 1000 रुपए यहाँ पे बड़ा अप टू, बच्चा 1000 सुनते ही कहता है यार 1000 माफ था, 1000 टैक्सेबल था, या लेस देन नहीं है, यहाँ पे अप टू है, 1000 रुपए भी क्या है, माफ है।
और पंकज ले लेगा आपसे जी 100 रुपए महीना, अच्छा कंफ्यूज होता है यार 1000 रुपए 100 रुपए क्या था, मैं तो हमें पर ईयर था पर मतलब 1200, तो ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल, तो उस पे 1200 पे लिमिट है जी अप टू। हाँ ये पढ़िए म्यूजिक वाला। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट है वो है परफॉर्मेंस देता है इन फोक क्लासिकल आर्ट परफॉर्मिंग। किस तरह की सर्विस देता है, म्यूजिक की, डांस की, थिएटर करते हैं लोग, थिएटर्स करते हैं, म्यूजिक हो, सरताज आया मान लीजिए, सरताज आया उसने बैठा है म्यूजिक आया, ठीक है सिंपल। इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1.5 लाख रुपए, नॉट मोर देन मीन्स दैट उल्टा 1.5 लाख तक कंसिडरेशन लेंगी तो कोई जीएसटी नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर लेंगी तो लगेगा। आगे provided that the exemption shall not apply to service provided to such artist as a अब कहेगा जी मान लीजिए आप ब्रांड है, एक मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर बोल देगा, सर्विस दी आपने 1 लाख रुपए की तब भी लगेगा, ब्रांड एम्बेसडर के लिए 1 रुपए भी माफ। छोटी छोटी चीजें हैं जी आपको दिखा रहा हूँ, अब अभी पेपर में आ जाए दूर से चमकेगा, जिसको आता है यस नो में आंसर लेके बाहर, वरना बैठे सोची जाओ, मैं सोची जाओ क्या करूं, यही होगा सिंपल है जी। नेक्स्ट पढ़िएगा 79, शायद आपने एक गए भी होंगे, आप लोग जाते भी हैं। सर्विस बाय वे ऑफ डिविजन ऑफ म्यूजियम, चंडीगढ़ है शायद नहीं, मैंने गया ना, ठीक है तो शिमले वगैरह चलते हैं, कोई इसके बाद है, चंडीगढ़ वगैरह, शिमला वगैरह, हर जगह म्यूजियम्स है, जयपुर बहुत है, मैं वहां गया हूं तो मुझे पता है, ठीक है ना। तो वहां जो फीस लगती है उस पर जीएसटी। म्यूजियम, नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, वहां बने हुए हैं और भी हैं, तो वहां जो फीस लगेगी उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जू, जैसे हमें छत भी यहाँ पे और पर्ची देखना 50-100 रुपए जो लिए जाएंगे उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। अब पढ़ा हुआ है ना कितना फर्क है, ये पॉइंट्स छोटे छोटे से। अगला 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 12 डबल द्वारा हो गया, ये पढ़ लो 81 इंपॉर्टेंट है, 81 जल्दी पढ़ो यार, तुम लोग टाइम पास करिए जा रहे हो, हाँ थोड़ा मजा चल रहा है कोई। सर्विस बाय वे ऑफ क्या है, राइट टू एडमिशन, एंट्री लेना किसमें, टू सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट जो होगा, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, पेगमेंट, म्यूजिकल फॉर परफॉर्मेंस व्हेन स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन, कोई आरएससी ना कराए, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट ना करवाए उसको तो वैसे ही माफ, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट कराएगा वो तो वैसे ही माफ है। आगे रिकॉग्नाइज प्लग से डाल दिया यहाँ, ठीक। आगे प्लांटेरियम क्या चीज है ये हमें पता, वेयर कंसिडरेशन एडमिशन नॉट मोर देन 500 रुपए पर पर्सन, इन सभी पॉइंट्स के लिए मतलब ए से लेके डी तक, अगर इनकी टिकट 500 तक है तो जीएसटी नहीं लिया जाएगा, 500 से ज्यादा है तो जीएसटी लिया जाएगा। जैसे गुड़गांव में केओडी किंगडम ऑफ ड्रीम्स, उसके टिकट ज्यादा है तो उस पर जीएसटी लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, मैं बाहर बाहर से दर्शन करके आया था उसकी ना, अब मैं एमबीएस मॉल के आगे थे बस। देखिए जी 82 ए आई थिंक सो दोबारा रिपीट है, फीफा, अब आई थिंक सो लिखा भी हुआ है नॉट रेलेवेंट नाउ, ओके। इसका एडमिशन की बात है, वहां कुछ और था, वहां फीफा कंडक्ट करवाया जा रहा था, यहाँ एंट्री जैसे हम आईपीएल देखने जाते हैं आप लोग, वो चीज है। राइट बाय एडमिशन टू इवेंट ऑर्गेनाइजर फीफा, अब ना रेलेवेंट नहीं है। सर्विस अब ये भी नहीं, दोनों रेलेवेंट नाउ नहीं है, मतलब इनके ऊपर अब जीएसटी लगेगी पर्ची के ऊपर, ओके। चलते जाइए, बहुत ज्यादा है, बहुत है यार, ऐसे तो हुआ है और पता, रुक जाओ बस, हद होगी यार, मैं शौक से बैठा हूँ, मैं कहा हद होगी।